गुड आफ्टरनून। सर वो वाला किस्सा तो बताना कि आप जॉब के साथ साथ कैसे पढ़ाई करी थी, आप कैसे मैनेज की थी। ये किस्सा पूरा डीपली बताना है सर। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल। और आपने कैसे कोर्स समराइज किया था पूरा का पूरा, ठीक है। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। आदत नहीं है मेरी ऐसे, मतलब बाहर से ही 10 15 20 लोग साथ में लेके आए। मुझे लगा बाहर से आप ऊंच के ही लेके आओगे, चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी मेरी मतलब बचपन से ऐसे मैं एकदम नॉर्मल फैमिली से। अब जिनके मोबाइल ऊपर हम नीचे कर लो, थोड़ी देर बाद में मौका मिलेगा, कोई ऐसी आपको बात लगे तो आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंस्टा पे डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो मेरे इंस्टा पे पहुंच जाएगी। फिर 4 लोग कहेंगे अच्छा माहौल बनाने गए थे आप वहाँ। थोड़ा तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे में, मैं आप ही जैसा हूँ। कुछ लोगों को लगता है, अभी आपको लग रहा होगा आप थोड़ा तैयारी में नए हैं। तो जब मैं आज से कुछ वर्ष पूर्व आपकी जहाँ आप बैठे हैं उस स्टेज पे मैं था, तो मुझे लगता था कि ये बाहर जो कोचिंग के बाहर ये बड़े बड़े फोटोज़ लगते हैं, ये नोट्स के पीछे जो पीछे के बैक कवर पे जो फोटोज़ आते हैं, ये छपवाने के लिए क्या करना पड़ता होगा, किससे बात करनी पड़ती है, किससे मिलना पड़ता है, वो कौन सा वो जुगाड़ है जो इस रास्ते तक, इस मंजिल तक पहुंचाता है। पर कभी पहुंच नहीं पाए उस मंजिल तक, पर ये था कि हाँ कभी तो कुछ अच्छा होगा। और ईश्वर ने शायद, ठाकुर जी ने सुन ली, धक्का लगा दिया और उस पार चले गए। मैं 2-3 चीज़ें शुरू में बता देता हूँ, जो पिलर के पीछे वालों को भी देख लूँगा मैं 1-2 बार। यहाँ थोड़े पिलर ज़्यादा हैं और मुझे मेरी क्लास की याद आती है। मैं जब स्प्रिंग बोर्ड में PCM 3, जब PCM बैच शुरू में चलते थे, फिर वापस रिवाइज होने शुरू हुए हैं वो, तो PCM 3 बैच का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। और वो जो बैच था वो बस इतनी साइज का था, ये वाला इतना ही था वो टोटल बैच। वो तो फुल स्ट्रेंथ किसी दिन आए तो इतने होते थे, बाकी तो आप इतने तो बहुत ज़्यादा बड़ा बैच ये हो गया है। तो उस रूम में जो है वो तब विधानसभा के पास क्लासेस लगा करती थी। अगर आप कभी गए हैं तो वहाँ JK सा क्लासेस के ऊपर का हॉल था, उसमें खूब सारे पिलर थे। अब कई लोगों ने, हो सकता है किसी टीचर ने मेरी ये बात बता दी होगी, पर मैं मेरी बात खुद बताऊंगा तो वो ज़्यादा अच्छी आपको लगेगी कि मेरा और कबूतरों का बड़ा साथ रहा है। हाँ, उस क्लास में जनरली सुबह की पहली क्लास, अब दिलीप सर कम लेते हैं, तब दिलीप सर लिया करते थे पहली क्लास सुबह 7 बजे। तो जनरली 7:15 7:20 पे क्लास शुरू हो जाती थी। और मैं चूँकि ऑलरेडी किसी जॉब में था, तो मेरे लिए पहुंचना थोड़ा टाइम से बड़ा मुश्किल होता था। तो मैं 7:30 से पहले तो कभी पहुंचा ही नहीं हूँ। अर्लीस्ट कभी पहुंचा हूँ तो 7:32 7:35 पे, तब तक क्लास स्टार्ट हो चुकी होती थी। तो अपने देखते थे मौका की टीचर, तब ये वाला डिजिटल बोर्ड्स नहीं थे, तब मार्कर से लिखते थे टीचर्स। तो अपने इंतजार करते थे कि जैसे ही टीचर बोर्ड पे लिखने के लिए घूमेगा, अपने फटाफट एंट्री लेंगे और उस पिलर का सहारा लेते हुए ऐसे करके और एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ, तो इससे सीखने वाली बात यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप क्लास में 15-20 मिनट लेट भी आते हैं, तो इट डजेंट मैटर एट ऑल कि आपको लगता हो कि मेरा तो आधा घंटा छूट गया है और अपने क्या कुछ होगा, फटाफट दिखाओ। जब से मोबाइल आए हैं, आप में से सभी लोगों के पास होंगे, हम क्या करते हैं, आप में से कुछ लोग जिसकी क्लास मिस हो गई होगी, वो फटाफट आता है और बगल वाले की कॉपी ऐसे खोलता है एकदम, और कुछ कैम स्कैनर से PDF बनाते हैं, कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। उनमें से 10% ही विरले होते हैं, वो बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं, हाईली पोटेंशियल के लोग होते हैं, जो घर जाकर उसको उतार लेते हैं। बाकी 90% अपने जैसे होते हैं, जो महीने के आखिर में एक साथ सेलेक्ट करते हैं 388 550 फोटो डिलीट, तो उनमें वो डेटा भी चला जाता है। तो इसलिए मैं आपसे, मेरी ये गुजारिश है, विनम्र आग्रह है कि आप भले ही उसी वहीं बैठ के आप फोटोकॉपी करा लें, कि जो PDF आपने निकाली है फटाफट आप उसका प्रिंट निकलवा लो, स्टेपल कर लो, पेस्ट कर लो, कॉपी में कर लो। 15-20 मिनट को छूट भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो मैं उस समय क्लास में करता था, जो आपको नहीं करना है, हालांकि उस टाइम पे ऐसा ही होता है, आप भी ऐसा ही करते हैं, जनरली स्टूडेंट लाइफ का वो मेजर पार्ट है, कि वो पिलर के पीछे बैठता था और जैसे टीचर ने पूछ लिया कि हाँ कल प्रियम्बल पढ़ाया था, आज प्रियम्बल कौन सुनाएगा, तो बगल वाला सुना दे तो अपने एहसान सा हो जाता है कि ये सुना दे, बस अपने जीव का बोझ उतरे। तो आप कोशिश करें, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, मीन्स मैं ढूंढाड़ का जो है रहने वाला हूँ और मेरी एजुकेशन मेवाड़ में हुई है, तो मेवाड़ को भी मैं उतना ही जानता हूँ जितना मैं ढूंढाड़ को जानता हूँ। और अब
सवाई माधोपुर पिछले 1 सवा साल से उधर हूँ, बीच में अजमेर भी रहा हूँ कुछ टाइम। कोटा भी तैयारी के दिनों में गया था पर फेल हो गया था, मैं IIT की परीक्षा पास नहीं कर पाया था। तो लगभग जो है संभागीय मुख्यालय कुछ देखे हैं मैंने। तो ये जगहों पर देखने के बाद में जो मेरे समझ में आया, और जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि बोलने वाले के तो भूंगड़े भी बिक जाते हैं, सुना होगा आपने। तो ये बेसिक जो RPSC और UPSC की परीक्षाओं का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, क्योंकि ये ट्राई लेयर्ड है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, आप 200 में से 200 नंबर भी ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कट ऑफ से 1 नंबर ऊपर रह जाओ चलेगा। तो सबसे पहला तो ये कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका प्रीलिम्स उतना आसान है क्रैक करना, क्योंकि जो एलिमिनेशन मेथड है वो बहुत इजीली काम करता है। दूसरा, जो जितना ज़्यादा लिखता है उसका मेंस उतना इजीली पास होता है। और तीसरा, बोलना तो पड़ेगा ही आपको। वो मौका तो आएगा जब आपको उस तरफ जाके बैठना है और आप पर एक साथ फिर निकाले जाएंगे SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, जो आप पर तान दी जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा अब बताइए आप अब क्या करेंगे, आप ऐसा होगा तो क्या करेंगे, आप वैसा होगा तो क्या करेंगे आप। वो जो आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी जाएंगी और आपको आंसर करना है। तो इसलिए कोशिश आप ये करो कि अपने को पहले से ही तीनों फील्ड में आप अच्छा काम करते रहें। ऐसा जब भी मौका मिले तो बोलना है, कतराना नहीं है, गर्दन झुकानी नहीं है। क्योंकि गर्दन झुका भी लेते हैं तो कई बार जो टीचर्स होते हैं वो ये कहते हैं हाँ वो जो नीचे देख रहे हैं वाइट कैप वाले वो खड़े हो जाओ। तो नंबर तो तब भी आना है, एक ना एक बार तो नंबर आपका आएगा ही आएगा। और अच्छा, जितना पहले नंबर आ जाए उतना बढ़िया है। ये मेरा अनुभव है। मैं ये मानता हूँ कि ये दलदल है जहाँ आप बैठे हैं, ये बेसिकली दलदल है। जितना अधिक टाइम आप रुकेंगे ना उतना आपकी एफिशिएंसी कमज़ोर होती जाएगी। जो पहली बार में निकल जाएंगे वो बढ़िया हैं, जो दूसरी बार में निकलेंगे उनसे थोड़ा कम बढ़िया हैं। जो तीसरी बार के लिए रुक गए वो बहुत ही मुश्किल दौर उनके लिए होता है। आप यूँ मान लीजिए कि जितने लोग आप टोटल बैठे हैं उतना तो पूरा वैकेंसी RPSC एक बार में नहीं निकालता। जितना ये बैच अभी बैठा है ये बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है, जो आप सबको पता होना चाहिए कि इतने लोग जो आप इस हॉल में इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे बैठे हो उतनी तो टोटल वैकेंसी नहीं आती। और आप में से हर कोई ये चाहता होगा कि रैंक आए। ये सिलेक्शन होना तो बड़ा नॉर्मल सी बात हो गई है इन दिनों। रैंक आनी चाहिए, रैंक 1 आ जाए या रैंक 2 आ जाए, रैंक 3 आ जाए, बस उसके बाद तो कोई रैंक होती नहीं है। पर फिर भी कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि एक इंग्लिश का कोटेशन आपने पढ़ा होगा, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों ने, देयर इज नो प्लेस फॉर रनर अप्स इन दिस वर्ल्ड। उपविजेताओं के लिए इस विश्व में कोई स्थान नहीं है। उपविजेता का तात्पर्य यह है कि आप जो चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला। तो आप में से ऐसा रेयर कुछ लोग होते हैं जिनको RPS जिनकी पहली चॉइस है, एल्स बाकी सब जो है वो पहली चॉइस RAS ही देते हैं। अकाउंट्स पहली चॉइस कोई नहीं देता, BDO पहली चॉइस कोई नहीं देता, तहसीलदार पहली चॉइस कोई नहीं देता, ACTO JCTO कोई नहीं देता, DTO पहली चॉइस कोई नहीं देता। RPS कुछ लोगों की जो है वो फर्स्ट चॉइस होती है, उनको वर्दी से काफ़ी लगाव होता है। इसके अलावा जो मैंने तैयारी के दिनों में जो काम किए हैं और जो मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को करने चाहिए, वो सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आप में से ज़्यादातर लोग जयपुर से बाहर के कितने लोग हैं? गलत सवाल पूछ लिया मैंने, जयपुर के कितने लोग हैं? जी ठीक है। तो जो बाहर वाले हैं वो PG में रह रहे होंगे, या फिर कुछ जो थोड़े टाइम मैनेजमेंट जिनका अच्छा है वो 2 दोस्त साथ में रह रहे होंगे, या कुछ हो सकता है फैमिली के साथ रह रहे होंगे। तो जैसे ही आप घर पहुंचते हैं, क्या किसी को पूछना पड़ता है क्या? कोई आपको पूछता है खाना खाओगे क्या, भूख लगी है क्या? कोई पूछता है प्यास लगी हो तो फ्रिज खोलकर एक बोतल आपके लिए भी ले आए पानी की। या फिर मान लीजिए जो है फ्रूट रखे हो तो आपको भूख लगी तो फ्रूट काट के ले आए। आप घर पहुंचते हैं, पानी की बोतल उठाते हैं, पानी पी लेते हैं, खाना उठाते हैं अपना थाली में रखते हैं, खाना खा लेते हैं। भूख लगती है तो फिर इंतज़ार नहीं होता। सिमिलरली मेन चीज़ यहाँ है कि आपको यदि ये भूख लग गई ना, यदि आप में ये इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, प्रबल इच्छा जागृत होगी कि मुझे RAS बनना है, अब जो भी वैकेंसी आएगी उसमें रैंक निकालनी है, तो 100% आप ये मान के चलिए, यदि आपकी नियति में लिखा है तो, और नियति किस्मत जो है वो हार्डवर्क से ही मिलती है। तो अगर आप में ये प्रबल इच्छा जागृत हो गई तो आप मान के चलिए आप मंजिल के बहुत करीब हैं। परंतु ऐसा होता नहीं है। इसका मैं उदाहरण आपको इस तरीके से देता हूँ कि मैं लगभग पिछले 6.5 वर्षों से, आप तकरीबन 7 मान लीजिए, जो मेरा तैयारी का दौर रहा
उसके बाद सिलेक्शन का और ज्वाइनिंग के बीच का दौर रहा, और उसके बाद लगभग पिछले 3.5 वर्षों का जो है वो सर्विस में आने के बाद का दौर है। तो ये 6.5-7 साल में जो मैंने देखा है कि शुरू में जब आते हैं ना, जब तो एकदम बस सबको लगता है कि बस इस बार जो है हम हरावल दस्ते के योद्धा हैं और इस बार तो आर पार की लड़ाई करेंगे, इस बार सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं लौटेंगे वापस घर पे। 2-3 महीना गुजरते हैं, 6 महीना गुजरता है, फिर होली आती है, फिर पूछा था कब है होली, फिर दिवाली आती है, बीच में राखी आकर चली जाती है, क्रिसमस न्यू ईयर आता है, और आप डगमगाते डगमगाते कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ उधर चले जाते हैं, कुछ कहीं उड़ जाते हैं, आखिरी में बचते हैं चंद लोग। अगर मैं कहूँ कि उदाहरण के लिए अप्रोक्स मान लीजिए आपका बैच 1000 का है, तो लास्ट में आते आते 300-400 तो ऐसे ही हट जाते हैं। उनको तो हवाएं ले जाती हैं साथ में, वेस्टर्ली विंड्स ले जाती हैं, ईस्टर्ली विंड्स ले जाती हैं। हाँ, तो उन हवाओं में जो है वो बिखरना नहीं है, अपने आप को मजबूती से खड़े रखना है। हवाओं का एक वक्त होता है जब आपको हवाओं के साथ बहना होता है। ट्रेड विंड्स जो हैं, जो व्यापारिक पवनें होती हैं, उनके साथ बहिए आप, उनके साथ जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ही आप इधर उधर नहीं भटके। तो कुछ लोग ऐसे भी आप देखोगे धीरे धीरे वो कम होते चले जाएंगे। दूसरा, हम क्या करते हैं कि हमें ये तो पता है क्या पढ़ना है, पर हमें ये नहीं पता हमें क्या नहीं पढ़ना है, और जो हमें नहीं पढ़ना होता उस पर भी हम लगे हुए रहते हैं बस कि ये तो बस पढ़ देंगे पढ़ देंगे। अधिकांश विद्यार्थी जो कक्षा 10, कक्षा 12 और ग्रेजुएशन में थोड़े अच्छे होते हैं, उन्हें लगता है कि हम कुछ भी पढ़ देंगे। उनको एक गलत फहमी होती है। हमें ऐसी गलत फहमी नहीं है, क्योंकि हम कक्षा 10-12 में बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी रहे हैं। कक्षा 10 में मात्र 78% है, वो भी CBSE में, आज से तकरीबन आप यूँ मान लीजिए 20 वर्ष पूर्व। तो वो 78% CBSE में, स्टेट बोर्ड और CBSE में थोड़ा डिफरेंस है। CBSE की तुलना में स्टेट बोर्ड जो है ना, राज्य का जो बोर्ड है, थोड़ा टफ माना जाता है, वहाँ मार्किंग थोड़ी हार्ड रहती है, नंबर कम आते हैं। तो CBSE में 78%, 12वीं में आप जैसे कुछ लोगों की दुआओं से एग्जैक्ट 60.00, आप समझ रहे हो, 1 नंबर कम आता तो मैं 2nd डिवीजन हो जाता। तो इसलिए मैं अपना 12वीं का बताता भी ऐसे हूँ 1st डिवीजन, क्योंकि उस समय चलता भी डिवीजन था। आजकल तो परसेंटाइल CGPA आ गए। ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग जब की तो थोड़ा सा पेरेंट्स का प्रेशर ज़्यादा था कि तू पढ़ ही नहीं रहा है, तेरे पे ही तो तू तुम्हारा तारणहार है, तेरे से तो मुझे हमें उम्मीद थी, ये सब परिवार की स्थिति है, तुझे इतना बाहर पढ़ाया लिखाया, इतनी दूर भेजा, इतनी फीस पे की। तो मेरे अंदर भी बस वो अपना जो पौरुष है, वो पुरुषार्थ हो जाग गया कि इस बार पढ़ना है। तो इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया, तो वहाँ मेरी परसेंटेज थोड़ी ठीक बन गई। अन्यथा मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, या आप मतलब अबोव और बिलो एवरेज के बीच का कहीं मान लीजिए कि औसत विद्यार्थी मैं रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है कि जो मेरिट होल्डर्स हैं, आप में से ऐसे भी होंगे जिनके कक्षा 10th में 12th में अबोव 90 होगा, ग्रेजुएशन में अबोव 80, अबोव 75 होगा। वहीं दूसरे वो लोग हैं जो 10वीं में 65, 12वीं में 58, ग्रेजुएशन में 53-52 आप ही के साथ बैठे हैं, पर वो आपसे अच्छा कर जाएंगे। इसलिए कि वहाँ आपको एक डिफाइंड सिलेबस मिलता है। ऐसे पढ़ते हैं हम 10वीं में, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर याद करना है और ये लिखना है कॉपी में। या आपको पता है कि ये 5 पन्नों का जो अध्याय है, चैप्टर है, इसी में से आपका जो है वो प्रश्न आएगा और इसी का उत्तर लिखना है। यहाँ ऐसा नहीं है। आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पता पड़े, नोट्स आप पूरे पढ़ के गए, सवाल जब वहाँ देखते हो तो एक बार मन करता है कि जो पढ़ाया था उसमें से तो कुछ नहीं आया। तो चलते हैं बीच में से मीम भी चलते रहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आपको जो पढ़ाया गया वो उसकी एक अपनी एक शैली है लिखवाने की, पर यदि आप मंथन करेंगे तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो आपको इंडियन पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी पढ़ना है, आपको राजस्थान का, इंडिया का, वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको इतिहास भी पढ़ना है, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है, स्पोर्ट्स योगा भी पढ़ना है, सोशियोलॉजी भी पढ़ना है। ऐसे अथाह जो है वो सब्जेक्ट हैं, और आपको आखिर में लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है। तो इतना जब सिलेबस हो जाता है तो आपको प्रायोरिटीज़ तय करनी पड़ती हैं, जो अधिकांश विद्यार्थी नहीं करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हर उस खिलाड़ी को जिसको अपने स्ट्रॉन्ग शॉट का और वीक शॉट का पता नहीं होता, वो कभी महान प्लेयर नहीं बन सकता। उसी प्रकार जिस विद्यार्थी को अपनी कमजोरी का और अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। भले ही आप परीक्षा पास कर जाओगे, नो डाउट, आप RAS बन भी जाओगे, IAS बन भी जाओगे, तो करोगे क्या फिर? आप RAS बन गए, SDM बन गए, फिर उससे आगे तो आपको जब तक आपकी कमजोरी नहीं पता, आपकी स्ट्रेंथ नहीं पता, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप याद रखिएगा। तो सबसे पहला काम है अपने को ये देखना कि कौन से सब्जेक्ट वो हैं। कितना टाइम हो गया इस बैच को चलते हुए? 3 महीना। हाँ, तो लगभग 100 दिन पर्याप्त समय है, जब तक आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है और ये मेरा वीक जोन है।
स्ट्रॉन्ग जोन को ऐसा बना लो कि दूसरा आपको बीट नहीं कर सकता, उसके आसपास भी नहीं आएगा। उदाहरण के लिए अगर मैं गणित के शब्दों में समझाऊं तो आप ये मान लीजिए इसमें आप अच्छे हो उसमें आप 80% पे पहुंच जाओ, जिसमें आप कमजोर हो आप उसमें 40% पे आ जाओ। दोनों का एवरेज देखोगे तो आप 60% पे आ जाओगे, और 60% आज तक कोई स्कोर कर नहीं पाया है। अगर मैं मेंस की बात करूं 480 नंबर आप ले आए तो अलग से ही ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। आउट ऑफ 800 अगर किसी के 480 आते हैं तो बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है राजस्थान के इतिहास में उस पर्टिकुलर विद्यार्थी के द्वारा। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि 50% से ऊपर यदि आप मेंस में स्कोर कर लेते हो, प्री की तो बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैं मानता हूं प्री तो आप सभी पास कर लोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर आप पढ़ेंगे तो प्री तो कोई बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। तो मेंस में आपको केवल 50% से ऊपर जाना है। आप 50 से 55% के बीच पहुंच गए तो बहुत आसान है। तो इसलिए आप ये कोशिश करो कि अब आपको ये पता हो कि आप अपना 400-500 नंबर जिसमें आप अच्छे हो उसको ढूंढो कौन सा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। 1-2 रेफरेंस बुक्स पढ़ लो। जो बचा आपका 300-350 नंबर जिसमें आप कमज़ोर हैं उसमें आप 40%, 42%, 38% भी ले आओगे तो काम हो जाएगा। अभी ढूंढें कैसे? सबसे बड़ा है कि साहब ऐसे वो कौन सी दिव्य रोशनी आएगी रोशनदान से निकल के कि ये बताएगी ये वाला तेरा स्ट्रॉन्ग जोन, ये वाला तेरा वीक जोन। स्ट्रॉन्ग जोन वो होता है जिसको आप 2 बार पढ़ते हो और याद हो जाता है, याद रहने लगता है। कमज़ोर वो होता है जिसको अपन 8 बार भी पढ़ लेते हैं उसके बाद भी याद नहीं रहता। सामान्यतया जो मुझे नहीं पता आपके क्या स्टार्ट हुआ था, पर स्प्रिंग बोर्ड में एक जो है वो परिपाटी सी है कि यहाँ जनरली ओपनिंग बैचेस जो हैं वो उनमें लक्षिता जी ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, और फिजिकल उसके बाद इंडियन, जहाँ तक मेरा पुराना अनुभव है। और राजवीर जी जो है वो राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति पढ़ाते हैं। तो जब वो इतिहास पढ़ाने आते हैं राजस्थान को तो बैच में एकदम जोश रहता है। उनको लगता है कि बस अब जो दृढ़ राखे धर्म को तिह राखे करतार, सबको याद हो जाता है। फिर उनको आप कुछ भी पूछो कुंभा का सब बता देंगे, वो सांगा का सब बता देंगे। जाते जाते जैसे ही वो कहीं झालावाड़ पे जाओगे तो झालावाड़ के इतिहास कोई 2-3 पन्नों का है, वो याद नहीं होता, उसमें भूल जाते हैं। वो मेवाड़ का इतिहास 50-60 पेज का याद है, बीकानेर का याद है, मारवाड़ का याद, आमेर का याद है। जालोर झालावाड़ जो बेचारे 1-1, 2-2, 3-3 पन्नों के वो फेल अपन, वहाँ जाते सब भूल जाते हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि शुरू में मैंने बताया आपका जो जोश है वो एकदम खतरनाक तरीके से रहता है। आप धीरे धीरे लगता है कि बस बहुत ज़्यादा हो गया। हमेशा पढ़ाई उस हिसाब से करनी है जिस हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है, ना कि उस हिसाब से जिस हिसाब से आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि आपके समझ में आ जाए। हाँ हाँ मेरे पास भी एप्पल ही, आप नीचे कर लो यार, कोई बात नहीं। वो ऐसे दिखा रहे हैं 2 आँख वाला है, मेरे पास भी वही है, 2 कलर ही डिफरेंट है। मजाक कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा ना, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ। हाँ मेरे पास तो अभी है, आपके पास पहले से होगा। मैं तो अभी नया एप्पल वाला बना हूँ कुछ समय पहले। तो दूसरा मैं यूँ कह रहा था कि नहीं ये तो वैसा ही है कि एक टाइम होता है, मैंने कहा ना मैं बहुत सब दौर देखे हैं मैंने। मतलब मैं, माई फादर वॉज अ फार्मर, अब तो रहे नहीं पिताजी मेरे, पर आज मैं जो कुछ भी हूँ 100% मैं ये मानता हूँ कि मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। तो ये जो एप्पल वगैरह है इनमें ज़्यादा मेरा कोई, ये तो ठीक है कि समय का जैसा समय चलता है वैसा आप रख सकते हैं, पर मेरी ज़िंदगी उस नोकिया के उस पर गुजरी है, छोटे वाले फ़ोन पे, और उसमें मैं ऐसे बिना देखे क्लास में टाइप कर देता था। इतना एक्सपर्टीज था अपना कि आप तो बोलो मैसेज क्या भेजना है, बस किसको भेजना है वो थोड़ा सेलेक्ट नहीं कर पाता था, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो वो देखना पड़ता था, गलत जगह गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। वो फेसबुक, आप में से फेसबुक इतने लोग नहीं है, अच्छा बाकी इतने सारे लोग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। झूठ बोल रहे हैं कई लोग, तो देख रहे हैं आप तो हमारे साथ ही जुड़े हुए हो फेसबुक पे, यहाँ हाथ खड़ा कर रहे हो। कोई नहीं, मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो उस समय किसी ने कहा नहीं था, पर खुद को ये लगता था कि ये फेसबुक वगैरह जो है, इसलिए भी मन ज़्यादा अच्छा नहीं होता था क्योंकि अपन जिनको रिक्वेस्ट भेजते तो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो मतलब पेंडिंग पड़ रही थी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है, उनको मतलब नहीं था, तो लगता था फेसबुक बेकार है। जैसे तैयारी शुरू के 15-20 दिन महीने में फेसबुक को कर दिया डीएक्टिवेट। तब कोई फ्रेंड्स रहे होंगे उस समय 2015 में जब डीएक्टिवेट किया दिवाली से पहले, तो कहीं 500-700 टोटल फ्रेंड्स होंगे। फिर जब एक्टिवेट किया रिजल्ट आने के 5-7 दिन बाद 2017, वही अगेन दिवाली,
लगभग 2 साल के अंतराल के बाद। तो जो पेंडेंसी थी वो सब एक ही बार में क्लियर होगी। इस बार सामने से आ रही थी, अपन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो आपका भी दौर आएगा, आपका भी वो वाला दौर आएगा कि जो है वो आप जिनको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो भले ही आज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पेंडिंग पड़े रहने दो अपने वाली रिक्वेस्ट को। अगली बार जैसे सिलेक्शन हो सबसे पहले उस पेंडेंट जो भेजी है रिक्वेस्ट को कैंसिल करना। इस बार आए तो एक्सेप्ट मत करना अपने, ऐसे नहीं बिल्कुल भी। पर यूं कुछ लोग बड़े बड़ा दिल रखते हैं, कोई नहीं, हम रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी तो कोई बात नहीं। पर फेसबुक की दोस्ती जो है वो जिंदगी में कोई ज्यादा काम नहीं आती। कुछ लोगों के हो सकता है कुछ ऐसे दोस्त बन गए हों तो एक अच्छी बात है, परंतु जनरली ऐसा होता नहीं है। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे तो मैं बहुत लेट आया और उस पर भी जो है वो ऐसा ही कुछ हो गया कि ठीक है, वहाँ भी सेम ही हालत है। इंस्टाग्राम यूज़ बहुत कम करते हैं, कभी कभार कुछ फ़ोटो आप घूमने जाओ तो शेयर कर दो। पर मैं आप सभी लोगों से अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ आपके रीट्वीट्स आर नॉट माई पर्सनल जो है वो ट्वीट्स, आपके एंडोर्समेंट जो भी आप लिखते हो उस पर, व्हाट्सएप, ये आप जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना ज़्यादा फायदा है। क्योंकि आपका आधा समय तो इसमें लगाता है, फोटो लगाया किसके लिए, स्टेटस 4 बार चेक करते हैं उन्होंने देखा कि नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा तो फिर फायदा नहीं है। फिर जैसे ही देखा तो फिर दिल को सुकून मिलता है, अब ठीक है, अब जिनके लिए लगाया था उन्होंने देख लिया है। फिर 4 दोस्त भी ऐसे होते हैं, अच्छा आज स्टेटस, क्या बात है। फिर वो मैसेज करेंगे, आपको 4 में से 1 का रिप्लाई करना पड़ेगा। एयरटेल का बड़ा अच्छी लाइन थी, एयरटेल ने चेंज कर दी। अब एयरटेल पहले कहता था बात करने से बात बनती है ना, ए सिंपल हेलो कैन लीड टू ए मिलियन स्टेप्स। तो आप सिंपली हाय भेजेंगे, हाय हेलो हाउ यू, सामने से आया मैं बढ़िया तू किया छे, बस फिर आपका टाइम खराब होना शुरू। अगर आप साल के आखिर में जोड़ेंगे तो लगभग टाइम इतना होता है कि आप अपने मेंस के पूरे सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर लें। इतना टाइम आप खपा देते हैं उस हाई हेलो के चक्कर में। तो अभी ज़रूरत नहीं है, जिनसे दोस्ती उनको फ़ोन कर लो, मिल लो, यहीं हो कहीं दूर नहीं हो। जिनकी दूर की दोस्ती है तो अच्छा है, जो डिस्टेंट रिलेशनशिप होती है, डिस्टेंट फ्रेंडशिप होती है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जनरेट करती है, ऐसा बड़े लोग कहते हैं, ऐसा पुराने लोगों ने कहा है। मैं तो ऐसा कुछ, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बारे में, मैं तो घरवालों के जो है दूर रहा हूँ, तो मैं तो वैसे भी हमेशा भागता रहता था घर की तरफ कि जैसे मौका मिले। अब भी जैसे ही छुट्टी मिलती है, जयपुर का कोई यूँ कहते हैं 1 दिन की छुट्टी है तो मैं भाग के जयपुर आ जाता हूँ। सवाई माधोपुर से, ऑल्दो जहाँ चौथ का बड़ौदा मेरी पोस्टिंग है, वहाँ से लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता है बाई रोड। बाई ट्रेन रेल रूट तो छोटा है। तो आप लोग कोशिश करें कि ये जो सोशल मीडिया का पार्ट है इसको आप कमज़ोर बना लें। जिन्होंने हाथ अभी रेज किया था, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सही में आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे नहीं हैं, और हैं तो आज ही आप शाम को जाके अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देना। ये मत करना कि आप मेरे वाला अकाउंट सर्च कर रहे हो, आज आप वाला कौन सा है वो देखते हैं। आज जो कह कर गए हो कुछ सही भी है कि सब फेंक ही रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे अकाउंट को आप सर्च आउट करके भी कुछ फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो नवीन जी कह रहे थे, जो सबसे बड़ा एक सवाल मैं पिछले 5 सालों से ज़्यादा से जूझता आ रहा हूँ कि एक ऐसी नौकरी जिसमें शिफ्ट की मैं नौकरी करता था लगभग 8 घंटे की, उसके बाद मैं क्लास में आके पढ़ता भी था, और आपने वो कौन सा फॉर्मूला, कौन सा पाथ चुना कि आपकी ओल्ड राजस्थान 5वीं रैंक आ गई, वो कौन सा मार्ग है, वो वाला बस थोड़ा हाईलाइट दे दो, थोड़ा मार्ग प्रशस्त कर दो। ऐसा यदि रास्ता मुझे पता होता तो मैं कब का एक अपनी किताब लिखता और उस किताब को बढ़िया किसी पब्लिशर से पब्लिश करवाता, और आज पब्लिसिटी के रूप में वो 1-2 किताबें लेकर भी आ जाता कि आपको बताता आप ये वाली किताब खरीदें और इस किताब से आपको मिलेगा वो मार्ग। ऐसा कोई मार्ग नहीं होता है, ये आपको भी पता है। क्योंकि जब भी कभी आप मुश्किल दौर में होते हैं, जब भी कभी आप उस सिचुएशन में होते हैं जहाँ आपको सिर्फ ये पता है कि मुझे वहाँ जाना है, आपको ये पता है कि नथिंग टू लूज, अब इससे नीचे तो जाएंगे नहीं, इससे पीछे तो जाएंगे नहीं, आप जहाँ हैं आज उससे नीचे आपको कोई नहीं ले जा सकता, आप सिर्फ आगे ही बढ़ सकते हैं। तो मैंने जैसा शुरू में कहा था, अगर आपकी वो प्रबल इच्छा जागृत हो गई तो आप निश्चित तौर पर उस मंजिल को छू जाएंगे। दूसरी एक बात है जो बहुत कम लोग होते हैं, मैं थोड़ा हाईली कुछ सालों से मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ ईश्वर करता है, इंसान के बस की बात नहीं है।
ह्यूमन बींग्स आर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी। इंसान नियति के हाथों के कठपुतली मात्र है और कुछ भी नहीं, कि जैसा डायरेक्शंस मिलेंगे, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, हम वैसे ही मूवमेंट करेंगे। स्टिल हमें अपना काम करना है। हर इंसान की अपनी एक अहमियत है जो उसे पूरी करके जानी है इस सृष्टि में। पर मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं थोड़ा हाईली उस तरह का व्यक्ति हूँ जिसे भगवान में कुछ ज़्यादा ही भरोसा रहता है, और हमेशा रहता है। कुछ भी हो जाए तो भी भरोसा मेरा टूटता नहीं है। कुछ गलत भी हुआ तो भी वो जस का तस बना रहा, कभी कभी थोड़ा हिला पर और मजबूत होकर आगे मैं बढ़ गया। तो मैं ये मानता था, जब मैंने प्री दिया तब तो मुझे कोई डर नहीं था, कोई टेंशन नहीं, रिजल्ट आ गया, पास हो गए। पहले ही पता था कि कट ऑफ लगभग जितनी जाती है उससे अपन बहुत ऊपर थे। कभी भी कट ऑफ 95 के ऊपर नहीं गई थी और मैं ऑलरेडी 120 प्लस था, सारी आंसर कीज मिला के, तो डर नहीं था। जब मेंस देकर आए तो मेरा इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर, तो उस समय सेमेस्टर नहीं था, फर्स्ट ईयर, उसके बाद 3 सालों के सेमेस्टर्स, मैंने जो कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन मेरा 10% ऊपर नीचे वेरी, बस इससे ऊपर नहीं गया कभी। 10% डाउन, 10% अप, इससे कभी भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ। क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो पेपर ईजी आया उसमें हार्ड चेकिंग होगी और जो हार्ड आया उसमें ईजी चेकिंग होगी। ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस था। तो मेंस जब मैं देकर आया तो पहले मैंने नंबर जोड़े 425, जो चीज़ मुझे आज भी याद और हमेशा रहेगी, क्योंकि वो आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप कभी नहीं भूलते। 800 में से 425। फिर मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, तो आई जो है RAS मेंस की परीक्षा है, ये तो इतनी बड़ी परीक्षा है, अपन ऐसे कैसे खुद को नंबर देख के सोच रहे हैं कि इसमें तो आराम से आ जाएंगे। मैंने नंबर कम करने शुरू किए, कुछ जगह कम करे, कुछ जगह बढ़ाए। अब आपको हो गया, आपको याद कैसे रहा? तो पेपर अपलोड हो जाता है साइट पे, ये आपने भी देखा होगा, और आपने जो लिखा है वो 2 दिन तक तो याद रहता है अपने को। तो 2 दिन में 4 पेपर पूरे हो जाएंगे, 1 दिन में 2, 1 दिन में 2, खत्म। अब मैंने जब दोबारा जोड़े तो मैंने 396 नंबर जोड़े, 396। अब ये पता था 396 से नीचे तो नहीं जाने। पिछले सालों की कट ऑफ जब देखी तो ये पता था सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। फाइनली इंटरव्यू का टाइम आ गया, जब तक आपको आपके मार्क्स पता नहीं होते हैं। तो मैं इससे पहले जो है वो एक और बड़ा इंटरव्यू होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो, एक NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, उसका इंटरव्यू होता है SSB। वो मैं जो है वो SSB 122 कोर्स के लिए जो है वो ऑलरेडी मैं पास कर चुका था, पर मेडिकल ग्राउंड्स पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था NDA में। मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का अलुमनस हूँ, जो उस समय राजस्थान में केवल एक ही था। मेरा प्राइम मेन उद्देश्य सेना को ज्वाइन करना था, इधर आना नहीं था। क्योंकि 7 साल आप कोई एक ड्रीम देखते हो कि आपको सेना में जाना है, सेना में जाना है, आप पूरा उसी ज़िंदगी में जीते हो और अचानक एक दिन आपको कहते हैं कि आपका उधर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बड़ा बुरा सा लगता है। पर वो कुछ अनुभव था, कुछ इंजीनियरिंग के जो है मेरे अपने एक्सपीरियंसेस थे, कुछ आप ऐसा दौर देखते हो कि जब मैं ऑलरेडी इससे पहले जो जॉब में था वहाँ बोलने का ही काम था मेरा, तो शायद थोड़ा डर खुला हुआ था मेरा। तो बोलने की ऐसी कोई डर जैसी बात नहीं थी। कई बार होता है ऐसा, कोई ये स्वाभाविक है आप में से, अगर किसी ने पहले स्टेज पे बैठकर या स्टेज पे खड़े होकर किसी को फेस नहीं किया, तो आप यहाँ आएंगे तो आप बोलना कुछ चाहेंगे, आवाज़ कुछ और ही आ जाएगी, आप शब्द कुछ और सोचेंगे, बाहर कुछ और निकलेंगे, पसीना आने लगेगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि साहब ये लो। क्योंकि बाकी लोगों को क्या लगता है, उनको लगता है देखो बोलना ही नहीं आ रहा, जबकि अगर उसको इधर खड़ा कर दिया जाए तो स्थिति कमोबेश उसकी भी ऐसी ही होती है। इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, क्योंकि चीज़ें थोड़ा जब आपकी शायद किस्मत सही होती है तो चीज़ें एक साथ सही काम करती हैं। तो मुझे याद है 6 अक्टूबर 2017, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था आफ्टरनून सेशन में, और राजकुमारी गुजर मैम का बोर्ड मेरा था उस समय। उसी दिन जो है इंडिया में अंडर-19 फीफा वर्ल्ड कप पहली बार इंडिया जो है वो मेज़बानी कर रहा था उसकी, और फुटबॉल खेलना मेरी हॉबी थी। तो मुझे खूब सवाल उस पर पूछे गए। उससे जस्ट पहले जो है अगर आप देखेंगे 2016 और 17 के बीच का जो 1-1.25 साल है, उसमें बहुत ज़्यादा रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं इंडिया में। काफ़ी जगह जो है वो ट्रेन पटरी से उतर गई है, कुछ बोगी आपस में टकरा गई हैं, ऐसे खूब इंसिडेंट हुए हैं। साथ ही साथ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो घोषणा की गई थी बुलेट ट्रेन की, वो भी। तो मुझे काफ़ी सवाल, चूंकि मैं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में काम कर रहा था पिछले तकरीबन 5 सालों से, तो मुझे उसके सवाल पूछे गए काफ़ी सारे, वो मेरे लिए ठीक था। तीसरा मेरा स्कूल का जो पार्ट था, मुझे खूब सारे सवाल सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, नवोदय स्कूल के, ये क्यों बनाए गए, क्या इनका उद्देश्य है, उस तरह के पूछे गए। बाकी कुछ बेसिक सवाल जो है वो बोर्ड ने मुझसे पूछे।
तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया और मुझे नंबर अच्छे भी मिले, ऑल्दो मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कोई 2-5 नंबर कम है, पर अच्छे मिले। जब इंटरव्यू देकर आप बाहर आए तो ये पता था कि हाँ इस बार सिलेक्शन पक्का है। अब रिजल्ट की भाई आज रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, उस दिन थोड़ा सा हल्का सा डर अब उत्पन्न होने लगता है कि अब आज शाम को रिजल्ट आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो मेरे से पूछता था मैं उसको कहता था अपना RAS बन जाएंगे। रैंक वैंक का नहीं पता होता है किसी को भी। अब हो सकता है किसी को वो दिव्य शक्ति प्राप्त हो जो कह दे मुझे पहले से ही पता था कि आई विल बी देयर अमंग टॉप 5, तो अपने वैसे नहीं है, अपने को तो नहीं पता था जी। अपने तो ऐसा पता था केवल कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, RAS बन जाएंगे, ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर जनरेट हो रही थी। पर इंटरव्यू से पहले की एक छोटी सी घटना है और जो पूर्णतया जो है वो सत्य है, और अगर आपकी क्लास में कभी वर्षा आएगी जो मेरे से जूनियर बैच में है और आ गई है, हाँ तो वो कहानी जो है वो या तो वर्षा ने सुना दी होगी, नहीं सुनाई है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर सुनाई है तो रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो पहली बार आप लोग सुनेंगे कि उसने उसके इंटरव्यू में जो हुआ वो ऑलरेडी मेरे इंटरव्यू में मैं कर चुका था। कि जब मेरा इंटरव्यू होने वाला था तो चूंकि जयपुर के वासी हैं, जयपुर जिला है मेरा होम, जो गृह जिला है वो जयपुर है होम डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ गोविंद देव जी का काफ़ी आपने नाम सुना होगा कि उन्हीं की नगरी है और उन्हीं के सब उससे चल रहा है। तो और मैं चूँकि ब्राह्मण फैमिली में पला बड़ा हूँ, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण रहे मेरे फादर, और मदर एकदम बहुत ज़्यादा हाईली, वैसे कि भगवान के नाम से इधर उधर बात कर लो तो बड़ा उनको बुरा लग जाता है। तो चूँकि वो जनरेशन है, उस पिछली जनरेशन में आपने भी नोटिस किया होगा उन लोगों को ज़्यादा ऐसा रहता था। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी ठाकुर जी के नाम, सेवा में श्रीमान गोविंद देव जी महाराज ठाकुर जी, ठिकाना जयपुर, विषय RAS परीक्षा 2016 में चयन कराने बाबत। माननीय महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत विनम्र निवेदन है कि मैंने मुख्य परीक्षा पास कर ली है और मेरा आगामी इस दिनांक को साक्षात्कार होना है, तो आपसे मेरा सविनय अनुरोध है कि मुझे जो है इस परीक्षा में चयनित करवा दें। घरों में आप देखेंगे एक फ्रिज होता है बीच में चौक वाला कॉमन एरिया में, अपन जनरली अपने को चाबी उठानी है, जिनके पूरा की हाईवे लगा वो एक अलग बात है, चाबी रखने का पूरा एरिया अलग। बाकी तो जनरली जो सामान सुबह अपने को जल्दी उठा के ले जाना फ्रिज के ऊपर रखते हैं अपन, याद रहता है, तो अपनी एप्लीकेशन लगा के वहाँ रख दी। थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद ऐसा लगा कुछ तो गलत लिख दिया एप्लीकेशन में, बड़ी गलती हो गई है। उठे वापस, तुम क्रम स्नानम हम क्रम स्नानम वाली फीलिंग पानी लिया, छींटे मारे, वापस एप्लीकेशन उठाई, एप्लीकेशन अपने पास रख ली, दूसरी एप्लीकेशन रखी, विषय चेंज कर दिया और विषय कर दिया RAS परीक्षा 2016 में टॉप 5 में रैंक दिलाने बाबत, और भगवान ने दिला दी 5वीं। क्या पता मैं लिख देता, क्या पता मैं लिख देता पहली रैंक। अब सुनने को तो यूँ लगता ही है कि ऐसा भी कोई होता है साहब, ऐसा हम लिख देंगे, आज ही लिख देते हैं लोग पहली रैंक। पर मैं उससे पहले अपना जो मेरा काम था वो मैं कर चुका था। आप पहले अपना काम कर लो, प्री पास कर लो, मेंस पास कर लो, उसके बाद आप लिखो, तो क्या पता वो वाइब्स, वो एनर्जी जनरेट हो। सिमिलरली यही चीज़ मैंने, क्योंकि वो फैमिली फ्रेंड है, फैमिली नोन है वर्षा, तो उसको कहा, उसने कहा इंटरव्यू का टाइम, मैं कहा तू ये ट्राई करो, इस बार लिखना RAS 2021 परीक्षा में रैंक पहली लाने बाबत। पर इंसान को क्या अपने पे भरोसा ज़्यादा रहता है, दूसरे के शब्दों पे कम रहता है। उसने लिखा RAS परीक्षा 2021 में रैंक टॉप 5 में लाने बाबत, वापस उसकी भी 5वीं आ गई। तो आप में से यदि कोई उस कैलिबर और उस स्तर का यदि कोई भक्तगण है तो कृपा बरसती तो है, तो आप भरोसा रखें, तो आप वो वाला मार्ग भी अपना सकते हैं। पर वो मार्ग आपका बहुत लेट है, उससे पहले आपको 2 स्टेज ऊपर वाले को क्लियर करके बतानी पड़ेंगी कि मैंने प्री पास कर लिया है, मैंने मेंस पास कर लिया है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि 3 महीने बाद आपको आ जानी चाहिए। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्लास में भी बैठे हैं और उनके पास प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस हार्ड कॉपी में उपलब्ध है बैग में? रूम में हो चलेगा, मतलब रूम में रखा हुआ है आपके पास जहां आप रहते हैं, या बैग में हो, हार्ड कॉपी होना चाहिए, मोबाइल में अंगूठे वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बस जितने आप हार्डली कोई 1/3 1/4 नंबर है जिन्होंने हाथ रेज किया, तो मैं मान लेता हूँ फिर भी कि 40% होंगे। बाकी के 60% जिनको ये लगता है कि सिलेबस रखने से यदि कुछ होता, तो सिलेबस ने तो RPSC ने कब से रखा हुआ है, सब कोई नहीं RAS बना दिया होता अब तक।
ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ को आप बार बार देखते हो, बार बार आंखों के आगे से निकलती है ना, 100 की 100% चीज़ें आप पढ़ नहीं सकते। जो सिलेबस में आपके पास है सारा आपको कभी याद नहीं होगा, कभी भी नहीं। आप 10 साल लगा लो, 10 साल बाद भी आपको आरएएस का पूरा जो सिलेबस है मेंस का, उसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। पर आपको सिलेबस में कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसा आइडिया रहता है कि हाँ ये शायद ऐसा होगा, ये शायद इससे रिलेटेड है। वो शायद का जो चैनल है, वो शायद का जो मार्ग है, वो मेंस में बहुत काम आता है। अगर आप मान लीजिए 100 नंबर का ऐसा था जो या तो आप निहायत छोड़ कर आते, ब्लैंक आप पूरा अपनी कॉपी छोड़ते, या फिर आप एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लिखते, उस 100 में से मान लो आपको केवल 22 नंबर मिले, तो एक तरफ 0 और एक तरफ 22, उन 22 नंबर का डिफरेंस अगर आप पुराना रिजल्ट देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि किसी को तो कुछ भी नहीं मिला है और उसको आरएएस प्रॉपर मिल गया है। इतना भी डिफरेंस होता है 22 नंबर में। कभी कभी कोई बैचेज ऐसे हैं जिन्होंने 25-26 के गैप में कोई सर्विस नहीं है उसके पास और उसके पास आरएएस। या फिर मैं आपको एकदम ब्रॉड लेवल पे कहूँ तो ये तो कंफर्म है कि स्टेट सर्विस आपको आरएएस मिल रहा है और आपको राज्य सेवा नहीं मिल रही है। इतना बड़ा एक डिफरेंस होता है। और एक विद्यार्थी के लिए आरपीएससी आरएएस की जो तैयारी करता है, उसके लिए मोक्ष साल्वेशन क्या है? आरएएस बनना। आप अगर आपको कोई दूसरी सर्विस मिलेगी तो आप फिर वापस आएंगे, फिर वापस प्री फिनिक्स बनेंगे, आप वापस राख से उठेंगे। फिनिक्स एक पक्षी है जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो वापस आप प्री पास करेंगे, मेंस पास करेंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, फिर एक बार मोक्ष की प्राप्ति के लिए लड़ेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करो कि एक ही बार में उस पार चले जाओ। सिलेबस साथ रखने से बहुत फ़ायदा मिलता है, आप यकीन मानिए। और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। जब इतना आप जो है वो अपने पहनावे में, अपने खाने पीने में, इधर उधर घूमने में, मोबाइल वगैरह में, इसमें खर्च कर सकते हो। या वो यदि आप 94,000 फ़ी पे कर सकते हो, 92,000 फ़ी पे कर सकते हो, तो इट हार्डली कॉस्ट 100-200 रुपीज़। इतना सा लगेगा कि 100-200 रुपया लगेगा आपका। आप पूरा सिलेबस रख के एक सिंगल पेज पे पूरा आप रूम में चिपका दीजिए। मैप जो है वो, कुछ लोगों को मैप रीडिंग का बड़ा शौक होता है, उनको फ़ायदा मिलता है मेंस में। तो आप मैप रीडिंग के लिए मैप खरीद के बड़ा मैप अपने रूम में रख सकते हैं। जो मोबाइल वाली विचारधारा पे चलते हैं, मैं कह सकता हूँ कि वो एक होता है टाइम की, कुछ लोग जो है वो पहले से, यदि बीटेक वाले कितने लोग हैं? हाँ, तो बस इतने से ही लोग हैं जो थोड़ा, मैं ये मान सकता हूँ। बीटेक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो 4 साल ज़िंदगी के इन्होंने गुजारे हैं या मैंने गुजारे हैं, उस समय पहले तो हमने इंजीनियरिंग करनी थी, उसके बाद हमने तय किया कि अब ज़िंदगी में क्या करना है। तब हमने ज़िंदगी का नहीं सोचा था, हमने केवल इंजीनियरिंग का सोचा था, और अब बाद में हमें सोच रहे हैं अब क्या करना है। आप लोगों ने देखो हमसे बहुत कम फीस है बीए, बीएससी, बीकॉम की एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग से आपने वो कर लिया, आपने 1 साल बचा लिया, वहाँ 4 साल पूरे हमने लगाए, वापस यहीं आना था तो आप ही के साथ बीए, बीएससी, बीकॉम कर लेते। ज़्यादा कोई एमबीबीएस ग्रेजुएट थोड़ी है। अगर वो है तो फिर थोड़ा सा, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस ग्रेजुएट पूरे बैच में कोई इक्का दुक्का बाकी मिलता नहीं है आपको। कोई बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट स्पीसीज हैं वो, जो बहुत मुश्किल से इधर आती हैं। यूपीएससी में जाते हैं ज़्यादातर एमबीबीएस ग्रेजुएट्स। आखिरी बात, जो मोटा मोटी बात है जो मुझे लगता है, उसके बाद आप लोगों के मन में यदि कोई सवाल हो, शंकाएं हो तो आप पूछ सकते हैं। आरएएस बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ना तो कोचिंग है ना पढ़ाई है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बन गया हूँ, पर मेरे बहुत कम दोस्त हैं, मतलब लिमिटेड एडिशन टाइप हैं। पर वो मैं आज से 10 साल पहले भी वैसा था जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। आज से 8 साल पहले जब पहली सरकारी नौकरी थी तब भी मैं वैसा ही था। आज से 5 साल पहले जब सिलेक्शन हुआ तब भी वैसा ही था, और मैं आज भी वैसा ही हूँ उनके लिए। मतलब उनसे मेरा कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है, उनसे पूर्णतया पर्सनल है, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं पूरे उस विचारधारा को देखते हुए आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आरएएस बनने के लिए वो है आपका भरोसा। यदि आपको ही नहीं लगता तो जीवन में किसी को नहीं लगेगा। आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी, मैं हर बार क्लास में पूछता हूँ, ये मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सही है, तो आपसे भी पूछ लेता हूँ कि आप में से ऐसे कितने एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि अगली वैकेंसी में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपकी उस वैकेंसी में ऑल राजस्थान रैंक टॉप 5 में आ जाएगी। नज़रें घुमा लो चारों तरफ, सब देख लो, बस अब हाथ नीचे कर लो, ठीक है। जब अपने को ही नहीं लगता है
तो दूसरे को तो क्या ही लगेगा, ऊपर वाले को नहीं लगता। कर इंसान अपना सेल्फ इवेल्युएशन अच्छा करता है, आपको पता है कि 5वीं नहीं आएगी, 6ठी फाइनल है, लॉक कर दो अपना, रैंक 6 अपनी डन है, कुछ की रैंक 7, रैंक 8, तो आपका अपना नंबर हो सकता है। पर मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो वापस टकराएंगे कभी जीवन में, दुनिया बहुत छोटी सी है, किसी ना किसी गोदार्थ में टकरा जाएंगे कहीं ना कहीं। तो जो इस वाले चैनल से बाहर जाएंगे वो ज़्यादा टकराएंगे, उनको ज़्यादा ज़रूरत कहीं ना कहीं कभी ना कभी लगेगी कि बात करनी चाहिए आज। शायद एक कनेक्शन तो है ही है आपका और मेरा, कि भाई स्प्रिंग बोर्ड का जो कनेक्शन है वो तो एवरलास्टिंग टाइप है, कि आप उस कनेक्शन से कभी मुझ तक कभी भी पहुंच सकते हैं। पर मैं ये कह सकता हूँ, उस भरोसे को जो अभी आप में नहीं है, लैक कर रहा है, उसको डेवलप करो। आप में ये आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में ये आत्मविश्वास नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उस मंजिल को प्राप्त करना जिसकी चाह में आप ज़िंदगी पूरी छोड़ के अपनी, क्योंकि आप सब जिस एज ग्रुप में हैं वो एज ग्रुप अच्छी ज़िंदगी जीने का है कि यार आप घूमे फिरे दोस्तों के साथ बढ़िया, आज माउंट आबू जा रहे हैं, आज केरला मन्नार जा रहे हैं, आज लेह लद्दाख बाइक का ट्रिप निकाल रहे हैं, आज रणथंबोर में टाइगर सफारी कर रहे हैं, बांधवगढ़ कान्हा जा रहे हैं, आप हिमाचल में घूम रहे हैं, फिर आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, पर वो सब आप नहीं कर रहे हो। आप ऐसी सर्दी में जब ठंड हो जाती है, आप शाम को अपना जो है वो रूम पे पीजी हॉस्टल में पहुंचे हो, पिछले दिनों जब ठंड थी, अभी ठीक, अब गर्मी पड़ेगी बुरी तरह राजस्थान में, और बढ़िया उस तपती स्कॉर्चिंग हीट में जो है वो चिलचिलाती धूप में आप सब लोग अपने आप को बचाते हुए दोपहर में 1 बजे यहाँ आएंगे, शाम तक यहाँ बैठेंगे। यहाँ आने के बाद तो ठीक लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा बेसमेंट ठंडा भी रहता है वैसे, और काफ़ी सारा मैकेनिज्म या हाईली जो कूलिंग का मैकेनिज्म अच्छा वो लगा हुआ है, बट फिर भी आप अपने आप का इतना जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल है, कि वो करने के बाद भी यदि आपको अपने पे भरोसा नहीं है तो फिर दूसरा आप पे क्यों भरोसा करेगा। यदि व्यक्ति को खुद पे ही नहीं है तो क्या करेगा। अभी मैं कुछ समय पहले जो है वो जैसलमेर गया हुआ था, पिछले साल 2022 में, थोड़ा गर्मी का सा टाइम था, मतलब वहाँ गर्मी थोड़ा जल्दी आ जाती है, अपने यहाँ गर्मी थोड़ा सा लेट आती है। जैसलमेर बाड़मेर की तरफ जो लोग हैं उनको पता है कि अपने यहाँ अगर अप्रैल मिड के बाद शुरू होती है तो उनके मार्च में बढ़िया पहले एंट्रेंस हो जाता है गर्मी का। तो स्प्रिंग बोर्ड की कुछ जो है स्टूडेंट्स लड़कियां वहाँ घूमने गई हुई थी, तो वो आपस में बातचीत कर रही थी। मर्ग मरीचिका नाम सुना होगा ना, मिराज फॉर्मेशन होता है कि जैसे अपने को लगता है टीले में सामने पानी भरा हुआ है, फिर आपने पढ़ा होगा पालीवाल ब्राह्मणों ने वहाँ कुछ खेती वेती भी करते थे, पढ़ लिया ये सब, चलिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो उनको जो है वो सामने 2 हिरण मरे हुए दिखते हैं। अब सहेलियों के मन में कौतूहल जिज्ञासा जागती है, इनक्विजिटिव नेचर होता है विद्यार्थियों का, और स्पेशली स्प्रिंग बोर्ड वालों को और ज़्यादा, कि ये वाला तो अपने को पता ही नहीं, भले अपने को इतना बता दिया गया है, पर वो बाकी वाला है वो आपने वो सिलेबस में जो लास्ट पैरा उसकी 2 लाइन नहीं पढ़ाई है सर आपने, वो बाकी आपने जो 110 पढ़ा दी होंगी उनकी कोई लोड नहीं है अपने को, वो 2 पढ़ा दो, अपने तो फीस पूरी दी है, उन 2 को पढ़ के जाएंगे बस, बाकी हो ना हो कुछ वो बाद की बात। तो वो कौतूहल वो जिज्ञासा तो पहली ने दूसरी से पूछा, मारवाड़ी जिनको समझ में आती है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं आती है मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। उबो ने दीख है पारधी, लाग्यो ने दीख है बाण, पारधी मीन्स शिकारी, बाण इज एरो। उबो ने दीख है पारधी, उबो मीन्स खड़ा, उबो ने दीख है पारधी, लाग्यो ने दीख है बाण, हे सखी तन मैं पूछूं ए किस विद तजा प्राण। आपने अगर जो है राजस्थानी में कथाएं सुनी होंगी तो उनका टोन ऐसा ही होता है ना, उबो ने दीख है पारधी, लाग्यो ने दीख है बाण, हे सखी तन मैं पूछूं ए किस विद तजा प्राण। अब उसने सोचा कि विधि तो मुझे पता नहीं है, इन्होंने कौन सी अपनाई कि इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, या ये कैसे इनकी मृत्यु होगी। पर दूसरे ने तैयारी की थी बढ़िया से स्प्रिंग बोर्ड में, वो यहाँ पूरा तैयारी करके गई थी, तो उसने सोचा कुछ तो आंसर दूंगी मैं, ऐसे नहीं खाली हाथ तो नहीं। खूब देर सोचने के बाद उसने देखा क्या है चारों तरफ, कुछ कनेक्शन क्या बिठाएं, तो उसने कहा जल थोड़ा नेहा घना। आप देखेंगे ना पानी एकदम थोड़ा थोड़ा पानी मिलेगा आपको, कहीं कहीं एकदम कम। तो पहले जिसने सवाल पूछा था उसको जवाब मिलता है जल थोड़ा नेहा घना, लग्या प्रेम का बाण, अरे तू पी कर ए दोन्यू तजा प्राण। कभी आप देखा आपने, कभी आप पार्टी में गए हो, जिनको समझ में नहीं आया आधों को समझ में आ गया, जिनको नहीं आया, आप पार्टी में गए हो, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जाकर पार्टी में बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं,
मैक्सिकन ग्रिल्ड सैंडविच, वाइट सॉस पास्ता और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह आप ले लेंगे। फिर जैसे कुछ लोग तो क्या होंगे, अपना आया और खाना शुरू, इसमें क्या है भाई, काउंटर है, आधे तेरे आधे मेरे, आधा मैं खाऊंगा आधा तू खाएगा। लेकिन जिनका थोड़ा थोड़ा अलग स्टाइल होता है वो कहते हैं नहीं नहीं प्लीज़ आप लीजिए ना, पहले आप लीजिए, प्लीज़ आप लीजिए। तो पानी बहुत कम था, हिरण 2 थे, केवल एक ही हिरण की प्यास बुझ सकती थी। एक हिरण दूसरे को कहता है नेहा, मतलब बहुत ज़्यादा था प्रेम आपस में दोनों में। उसने कहा तू पी ले, उसने कहा नहीं 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 तू पी ले, तू पी ले के चक्कर में प्यास से वो दोनों मर गए। तो कभी जीवन में जब ये मौका आए, जो है वो बहुत बड़ी कहावत है कि एक इंसान अपनी महत्ता को, अपनी इंपॉर्टेंस को उस दिन प्राप्त करता है जिस दिन वो यह सुनिश्चित कर लेता है कि वो प्रतिदिन कम से कम 2 व्यक्तियों को हंसाता है या उन्हें कुछ ऐसा कारण देता है जिनसे वो मुस्कुराएं, परंतु उनमें से वो स्वयं एक व्यक्ति होता है। आप यदि खुद राजी नहीं है, आप खुद ही नहीं बचेंगे, आप खुद ही कुछ नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा कुछ कर भी लेगा तो फिर औचित्य नहीं है, आपके जीवन का क्या औचित्य है। लेकिन आपको कोई उससे एवेंजर्स का या फिर आपको कैप्टन अमेरिका की तरह शील्ड भी नहीं लगानी। आपके टेस्ट होने शुरू हो गए होंगे, अभी क्लासरूम टेस्ट होते होंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी टेस्ट होते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि बगल वाला क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, मुझे अपना टेस्ट देना है, गोले भर रहे हैं, लिख रहे हैं। कुछ होते हैं जो बगल वाले ने देख लिया हो, तो ऐसे वाले भी स्टूडेंट होंगे, आप अब की बार नोटिस करना। तो जो ऐसे वाले स्टूडेंट होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। उनको लगता है कि वो तूने जो लिखा है भैया उसी को लिख कर ये मैं टीप दूंगा तो मैं बन जाऊंगा। ऐसा होता तो ये सारे नोट्स तो आपके पास भी हैं, 3 महीने में आप इतने पे पहुंचे होगे, शायद अभी होने दो टाइम आप इतने पे पहुंच जाओगे। वो रजिस्टर भरते जाएंगे, धूल जमती जाएगी, झाड़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आखिरी में वो रजिस्टर इतने आ जाएंगे कि ये तय करना है कि पहले कौन सा वाला पढ़ना है, मतलब कौन सा पढ़ें कौन सा छोड़ें। एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, एक साइंटिफिक थियोरी है कि यदि आप किसी दिन को लगातार परस्यू करते हैं तो बाय द एंड ऑफ 3rd वीक 21वें दिन में जाते जाते आप उसे सीख जाते हैं। ये सामान्य वैज्ञानिक जो है वो फिनोमेना है, ऐसा होता है जनरली। हमेशा हो जरूरी नहीं कि आप ये सोचें कि मैं माउंटेनियरिंग करने जाऊं और 20 दिन में एक अच्छा पर्वतारोही हो जाऊं, संभव नहीं है। मैं बास्केटबॉल खेलना सीखूं और एक चैंप हो जाऊं, प्रो हो जाऊं 22 दिन में 20 दिन में, ये पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल यदि कोई चीज़ आप सीखने की ललक रखते हो तो 20 से 22 दिन में आप उस चीज़ को पकड़ना शुरू कर देते हो, हल्का सीखना शुरू कर देते हो। सिमिलरली यदि आप किसी चीज़ को छोड़ोगे, बाय द एंड ऑफ 4th वीक, महीने के अंत में आते आते आप सब भूल जाओगे। जैसे उदाहरण के लिए आपने सबसे पहले मान लीजिए भारत का भूगोल पढ़ा, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी, वो पढ़ के कंप्लीट हुआ, आपने साइड कर दिया, आपने बाकी के 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जो आपके अगर 6 अभी 1 से 7 क्लास चल रही, यानी 3 क्लासेस चल रही होंगी आपकी, आप जो है वो 3 सब्जेक्ट दूसरे पढ़ोगे, 2 महीने वो चल रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी छूटे हुए 2 महीना, आप 2 महीने बाद जब आप उठाओगे ना तो आप इसको नया नया सा लगेगा, ऐसा लगेगा काफ़ी चीज़ें नई सी हैं जो पहले कभी पढ़ी ही नहीं है, सुनी नहीं है। अच्छा विद्यार्थी वो है, या मैं ये मानता हूँ कि मैंने ऐसा किया है तो शायद ये सही तरीका है, या काफ़ी लोग इसे फॉलो करते हैं। आप अपना टाइम टेबल जैसा आप सेट करना चाहो करो, पर जो सब्जेक्ट आज आपसे छूट रहा है उसका वापस नंबर 30 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। वापस आपको उसका रिवीजन बाय द एंड ऑफ 30th डे, 30वां दिन खत्म हो रहा है उससे पहले पहले उसका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब आप कैसे मैनेज करेंगे तो आपका अपना तरीका है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां होती हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मोटिवेशनल क्लासेस कितनी लगवा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे से बेहतर खूब सारे लोग यहाँ आएंगे, मेरे जैसे यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, कितना भी ज्ञान देके चले जाएंगे, सुनकर एक बार को तो लगता है कि बस अगर ये कर सकता है 60% वाला 12वीं में तो अपन तो आराम से कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ठेठ गाँव से, मतलब गांव की जो है पैदाइश हूँ और ठेठ गांव में पला बड़ा हूँ, सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ कक्षा 12 तक। तो ऐसा कुछ नहीं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरे आपके तो चेहरों को देखकर ही मुझे पॉजिटिव वाइब्स महसूस हो रहे हैं कि आप बहुत होशियार हैं सभी। बस आपको जो करना है वो ये कि थोड़ा सा मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सिलेबस में जो चीज़ ज़्यादा वेटेज रखती है, आरपीएससी ने बहुत एकदम क्लिष्ट पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से रखा हुआ है कि ये 65 नंबर का आएगा, ये 75 नंबर का आएगा, ये 20 नंबर का आएगा, उस हिसाब से तैयारी करनी है। 20 वाले की तो तैयारी कर रहे हो आप 250 नंबर के तक जो है माफिक, और जो 75 नंबर का उसकी तैयारी कर रहे हो आप 50 नंबर के।
तो वो तरीका सही नहीं है, वो तरीका आपको जनरेट करना होता है। टीचर का काम है पढ़ाना, क्योंकि कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो थोड़ा स्लो होते हैं, जिनको टाइम लगता है समझने में, चीज़ों को ग्रैस्प करने में, तो उनको भी साथ लेके चलना है। जो बहुत फास्ट होते हैं उनको भी साथ लेके चलना है। जैसे टीचर कई बार 3-3 बार बोलते हैं, क्योंकि लोग तो एक बार में लिख देते हैं, वो कहते हैं कि सर आप बहुत स्लो लिखवा रहे हो। भाई कुछ हमारे जैसे भी हैं जो आराम से लिखते हैं, लिखते लिखते भूल जाते हैं लिख क्या रहे थे, तो वो भी थोड़ा उनको भी साथ ही लेके चलना है। उन्होंने भी फीस पूरी दी होती है, सबका भला जो है वो ज़रूरी है यहाँ पर। तो इसलिए आप ये जो चीज़ें हैं वो, मैं बेसिकली खुद अगर आप मेरी राय मानेंगे तो मैं मोटिवेशनल क्लासेस और मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्पीकर्स का आना, इसके एकदम सख्त विरोध में हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए। पर जो लोग कहते हैं कि ये सही है, उनका ये एंगल है, ये पर्सपेक्टिव है कि अगर मान लीजिए आप जाकर 1-1.5 घंटा बोले हो और आपकी यदि कोई एक बात, दो बात उन 25%, 30% विद्यार्थियों को जम गई, उन्होंने उस तरीके को अपना लिया, यदि उनको सही आगे उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो ठीक है, ऐसी क्लासेस का होना जायज़ है। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से कुछ बाकी तो होनहार हैं, बॉर्न इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी होशियार हैं, स्मार्ट हैं, पर कुछ लोग जो थोड़ा, जिनको लगता है कि क्या करना चाहिए, तो आप ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं, इनको इस मार्ग पे चलते हुए आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अभी जॉब में, आप में से? 1 2 3 4 5, मतलब हार्डली 5 से 10 ही हैं। तो बस आप थोड़ा, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा करना है, बाकियों को तो क्या ही करना है, बाकी तो आप फ्री हो। माना कि जो फ्री लोग हैं, मीन्स जो जॉब में नहीं है, वो ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनका अपना एक रूटीन सेट रहता है। जैसे मैंने जो नोटिस किया है, कुछ क्लासेस में जो आखिरी की क्लास होगी 5 से 7, तो फ्रंट जो हरावल दस्ता बैठा उसमें से कुछ के मोबाइल बजना शुरू हो जाते हैं, 6:40, 6:45, 6:50, और बाई चांस जैसे मोबाइल आगे रखा हुआ और स्क्रीन यूँ हो तो टेक्स्ट मैसेज दिख हो जाते हैं कई बार, तो क्या मैसेज आ रहा है। या फिर सुबह वाली क्लास जो है वो जल्दी आ जाओ, आप 7:15 क्लास स्टार्ट हो जाए तो उनके मोबाइल बज जाते हैं। तो आप ये जो अपना मोबाइल वाला दौर है, सबकी अपनी जो है वो परिस्थितियां हैं, पर मैं ये मानता हूं कि आपको एक चीज़ को तो हायर प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। या तो आप अपने आप को रख लो कि साहब मैं हूं, बाकी सब बाद में है, या फिर आप दूसरों को हायर प्रायोरिटी पे लाओ। दो नावों में पैर रखकर आप एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप गिरोगे ही गिरोगे पानी में फिर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सोचें समझें, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत से, क्योंकि जो लोग जॉब में हैं उनके अलावा बाकी सब तो आपके पेरेंट्स ने ही पैसा पे किया है फीस का, तो वो जो 90,000 95,000 की फ़ीस आप लोगों ने दी है वो बहुत टफ है आज के ज़माने में। आप इस चीज़ को भी नहीं समझोगे, जब आप सर्विस में आ जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी, जो आप अभी अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप आरएएस बनने के बाद भी परेशान रहोगे। क्योंकि क्या लगता है आपको आरएएस बनने के बाद? कोई बता सकता है जिसको थोड़ा यूँ बोलने में सही लगता हो कि आरएएस बनने के बाद क्या मज़े हैं, क्या बढ़िया मिलेगा, क्या? कोई भी नहीं बोलना चाहेगा? कोई जॉब वाले लोग? कोई नहीं? कोई आरएएस बनने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सिस्टम से, कि आपको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे? गाड़ी मिलेगी? बोलना चाह रहे हो कुछ? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। सुबह से शाम जब आप ऑफिस जाएंगे 10 सवा 10, टाइम 9:30 से 6 5 डे वीक है, तो आप जब जाएंगे तो पूरा, आप भले ही कॉन्वेंट में पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो, सामने वाला आने वाला आपसे आधा देसी भाषा में और आधा हिंदी में बात करेगा। वो आपकी परेशानी बिना लिखे आएगा और आपको बताएगा साहब ये परेशानी दूर करो। चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, वो ये मान कर आता है या वो मान कर आती है, अगर महिला है तो, कि आप ही हो बस, जो आप ही दूर करोगे। उसने सब जगह वो परेशान हो चुके हैं, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। आपको हर चीज़ को देखना होता है। शाम आते आते तो ये लगता है कि बस अब वापस भागो घर, रेस्ट करो। इतना ज़्यादा बर्डन टाइप फील होता है कुछ लोगों को, पर कुछ को ये लगता है कि नहीं बढ़िया है, अच्छा इतने लोगों का भला करने का मौका मिल रहा है। यदि आपको लगता है कि ऐसा ही करना वाला पार्ट अच्छा है तो ये तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत आसान काम है। पर एक साथ आपको इतने सारे रोल्स अदा करने होते हैं कि समझ में ये नहीं आता किसको प्रायोरिटी पे रखना है, किसको बाद में करें, किसको पहले करें। रिपोर्ट अगर आपने टाइमली नहीं भेजी तो डांट पड़ेगी, चार्जशीट मिल जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस कमज़ोर रहेगी तो चार्जशीट मिल जाएगी।
किसी को आपने कुछ गलत कह दिया तो चार्जशीट मिल जाएगी। तो चार्जशीट वाला जो तोहफा है वो तो आपके लिए हमेशा तैयार है, 17 CCA 16 CCA कि जो आपका एथिकल कोड, जो आप एथिक्स पढ़ रहे हो, इस एथिक्स को पढ़ने में और वहाँ फील्ड में जो एथिक्स है दे आर टोटली डिफरेंट। जैसा आप किताबें भी पढ़ रहे हो कि ऐसा करेंगे आपको बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी, नो डाउट मिलेगी, मतलब आप ही वो नहीं। आपको कभी आपने अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सुना है तो वो कहता है कभी कभी तो लगता है साला अपनिच भगवान है। तो वैसी फीलिंग बहुत बार आएगी आपको, पर उस फीलिंग को लेने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप उस जगह से ट्रांसफ़र होकर जाते हो और पीछे मुड़कर आप देखते हो कि आपने क्या किया वहाँ 1 साल 3 महीना 1.25 साल 2 साल 2.5 साल, तब आप इवेलुएट कर पाते हो। अगर आप एक अच्छे प्रशासक हो, अच्छे सिविल सर्वेंट हो, तो आप उस सिस्टम को यदि आप काउंट करें कि आप 0 पे गए थे तो एटलीस्ट आप एक प्रोग्रेसिव मोड पे कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ो। अगर आप वो नहीं कर पाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो ज़रूरी है करना। तो इसलिए आप ये जो अभी दौर है इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ तो और ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। साथ ही साथ आप जो चीज़ प्राप्त करने की चाहत रख रहे हो वो राजस्थान की सबसे बड़ी सेवा है, नौकरी नहीं है वो। आप देखेंगे ना कि जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में और जो है वो सर्विस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस बार आप एक सिविल सर्वेंट बनकर आएंगे, लोक सेवक बनकर जा रहे हैं आप वहाँ, आपको सेवा देनी है। अगर आपको लगता है कि कुछ काफ़ी सारा वहाँ माहौल चेंज हो जाएगा, कुछ और मिलेगा, तो एक ज़माना था जब सिविल सर्वेंट्स का एक अलग ओरा हुआ करता था। आज काफ़ी डाइल्यूट सिस्टम में मुझे लगता है कि हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। आपको जाकर कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे कि लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपको आकर पूछें। अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो तो लोग तो एकदम तैयार है, पन्ना हाथ में रखते हैं, दूसरा मोबाइल साथ में रखते हैं। आप वो इधर से आप एक पन्ना पकड़ाएगा, आप बोलोगे वो रिकॉर्डिंग हो रही है, उधर हाथों हाथ जो है वो ट्विटर पे जो है टैग करेंगे ऑनरेबल CM साहब को, माननीय मंत्री महोदय को, सबको एक साथ टैग करेंगे। कुछ लोग और एडवांस होते हैं, ऑनरेबल PM साहब को टैग कर देते हैं। तो वहाँ फिर आपको जवाब देना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ सस्पेंड हो जाते हैं, कुछ के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। तो इसलिए आपको उस जगह पहुँचना है जहाँ ये सब पहले से आप देखते आ रहे हैं, तो अपने आप को उसी तरीके से तैयार करके जाना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर उनको लगता है कि हम गलत आ गए यहाँ, तो फिर क्यों अपने दिन खराब करने इधर वाले, वापस अपने जहाँ जाना है वहाँ को हम प्रस्थान करें, गलत जगह क्यों जाना। तो इसलिए वो चीज़ें आप अपने आप को पका लो। जितना आप आग में तपोगे, जितना आप अपनी तैयारी में तपोगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। जैसे पुलिस वालों के लिए जो पुलिस में जाने की चाह रखते हैं, तो कहते हैं द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग लेस यू ब्लीड इन बैटल। जितना ज़्यादा पसीना ट्रेनिंग में बहाओगे उतना कम खून आपको युद्ध के मैदान में बहाना पड़ेगा। युद्ध जैसा कुछ होता नहीं है, बट स्टिल फील्ड में सिचुएशंस कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि हाईली टेंस्ड होती हैं। आप भी अखबार में पढ़ते होंगे, आप भी जो है न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, डिजिटल मीडिया जो है वो काफ़ी इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता रहता है टाइम एंड ऑन। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप तैयारी, मुझे लगता नहीं है आपके कोई सवाल होंगे, बट फिर भी जो है वो कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल होना नहीं चाहिए वैसे तो, खैर पर पूछ लो, आपके मन पर है वो सवाल तो। नहीं ऐसा नहीं है। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरली कोई मेरे से सवाल पूछता नहीं है। मैं जैसे ही माइक हटाऊंगा, क्लास से बाहर जाऊंगा, फिर कुछ लोगों के सवाल अचानक याद आएगा, हाँ ये वाला तो रह गया था, फिर वो पूछने आते हैं। उनको लगता है कि 1 to 1 जो सवाल का जो प्रश्नोत्तरी मैन टू मैन हो वो ज़्यादा बढ़िया, कि मैं सवाल पूछूं मुझे उत्तर मिले। अब ऐसे लगता है कि यहाँ सवाल तो मैंने पूछा, लाभ सबको मिल रहा है। तो ऐसा थोड़ा सा स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट इन चीज़ों में कतराते हैं कि ऐसे अगर सवाल मेरा है तो उत्तर सिर्फ मैं ही लूँगा, सबको ये फ्री वाला उत्तर नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। हाँ पूछे। बैठिए। वो पीछे वालों को जिनको नहीं सुना उनको मैं आपका सवाल रिपीट कर देता हूँ। भाई तैयारी जब आप करते हैं तो माइंड थोड़ा मतलब डगमगाता है तैयारी के दौरान। चीज़ें हम पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। कभी लगता है कि होगा नहीं होगा। जितना आपका करता है आपसे ज़्यादा ही करा होगा मेरा तो ये मन कि छोड़ दें तैयारी, बीच में हो नहीं पाएगा, हमसे क्या होगा। एक बहुत अच्छा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मुझे लगता है कि वो हर विद्यार्थी को करना चाहिए। आप में से कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं जिनको कभी किसी शाम, किसी दोपहर, सुबह लगता है कि अपनी किस्मत सबसे खराब है?
चलिए, अपने जो है अपने से कम पढ़ने वाले का वहाँ सिलेक्शन हो गया, अपने से कम मेहनत वाले का ये हो गया, अपन उससे हर चीज़ में बेटर थे फिर भी उससे बातचीत शुरू हो गई। ऐसा नहीं, मतलब ये विडंबना है कि जो चीज़ जहाँ आपको ज़्यादा तालियां बजानी थी वहाँ नहीं बजा रहे हो, इसमें राजी हो रहे हो आप कि अच्छा, मतलब जिन्होंने तालियां बजाई है मैंने 5-7 को देख लिया है, मतलब ये तो पक्का ही है कि उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई है, मैं ऐसा मान सकता हूँ। आप सारे लोग जो इस हॉल में बैठे हैं, आप सभी इंक्लूडिंग मी, हम हाईली प्रिविलेज्ड लोग हैं जिनको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। आपको जिस दिन वो लगे ना ऐसा कोई आए, माइंड लग रहा है कि थोड़ा डगमगा रहा है, चीज़ें भूल रहे हैं, परेशान से हो रहे हैं, लाइमलाइट में ला दिया आपने इस बार मुझे, तो वो आप जहाँ भी, मैं 5-6 जगह बता रहा हूँ, अगले दिन आप जैसे मौका मिले अपनी एक्टिवा से, फ्रेंड की एक्टिवा से, मोटरसाइकिल से, ऑटो, मैजिक, लो फ्लोर, मेट्रो, जैसे भी आप पहुँचे, जनाना अस्पताल सानपोल, जनाना अस्पताल सांगानेरी गेट, सवाई मान सिंह अस्पताल टोंक रोड, दुर्लभ जी, संतोकबा दुर्लभ जी रामबाग चौराहे के पास में, जयपुरिया अस्पताल, महात्मा गांधी दूर पड़ेगा इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, सेंट्रल बस स्टैंड सिंधी कैंप, रेलवे स्टेशन। आप शाम के समय तकरीबन 5 से 7 के बीच वहाँ जाएं, सिर्फ 15 से 20 मिनट वहाँ रुकें और चीज़ों को नोटिस करें, देखें कि लोग किस प्रकार की व्यथा पीड़ा में हैं, ईश्वर ने उनको क्या नहीं दिया है और हमें दिया है। आप एक बार कंपैरिजन करके आ जाएंगे तो इस वाली ज़िंदगी में तो कभी आपके मन में ये विचार नहीं उठेगा कि अपनी किस्मत ही सबसे खराब है, कभी भी नहीं उठेगा। रही बात माइंड डगमगाने की, अगर माइंड डगमगाएगा नहीं, चीज़ें आप भूलोगे नहीं, तो मानवीय प्रवृत्ति ईश्वर ने बाई डिफ़ॉल्ट ऐसी बनाई है कि हम बहुत जल्दी इगोइस्टिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी। अभी आप ही में से कुछ लोग जो है वो जब RAS बनेंगे तो मैं दावे के साथ पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो जो आज जो वो व्यक्तित्व है और जब उस दिन जो व्यक्तित्व होगा वो पूर्णतया भिन्न होंगे। जैसे आप RAS बनेंगे तो आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी हैं, तो आपकी वो जो विचारधारा जो आज है वो बिल्कुल बदल जाएगी। तो वो जो ईगो है हमारे अंदर, जो हीलियम भरता है वो बहुत जल्दी आता है इंसान के अंदर, वो मानवीय प्रवृत्ति है। तो अगर आपको ये लगने लगा कि हाँ मुझे तो याद रह रहा है सब, मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है, बहुत जल्दी बस हम उस वाले मोड पे एकदम फ्लाइट हमारा जो है वो टेक ऑफ कर जाता है और हम हवा में रहते हैं फिर ऑन क्लाउड 9, क्लाउड 7 कि अब बस अपने तो कोई बीट कर ही नहीं सकता। अचानक फिर परीक्षा आ जाती है और हम पूरा ढेर ताश के पत्तों की तरह। तो इसलिए चीज़ें सब भूलते हैं, मैं भी भूलता था, आप भी भूलते हैं, हर एक व्यक्ति भूलता है दुनिया में जो है। अगर भूलता नहीं तो लोग बताते हैं, आपने भी सुना है, अब एग्जैक्टली वो मशीन का तो मुझे पता नहीं है, कि भाई अपने माइंड का जो है वो सिंगल डिजिट्स में इस्तेमाल हाईएस्ट हुआ है आज तक। अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, आर्किमिडीज, एक से बड़े एक बड़े वैज्ञानिक हुए जो कुछ सिर्फ सिंगल डिजिट में यूज कर पाए। अगर 100 की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5% तक भी नहीं पहुंच पाया कोई। अब आप सोचो अगर वो भूलता नहीं तो परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाता। तो ये तो दुनिया में जो बहुत बड़े वैज्ञानिक है वो भी भूलते हैं, तो अपने वो वैज्ञानिक वाले उस स्तर पे तो शायद अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं, उतना हमारा माइंड सेट उस लेवल का नहीं है। तो आप इन चीज़ों से मत घबराया करो, भूलोगे तो सब। बस आपको ये तय करना है कि किस चीज़ को कितना बार पढ़ना है। जैसे मुझे पता है कि मैं राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, क्योंकि CBSE में पढ़ा तो मैंने राजस्थान कभी पढ़ा ही नहीं था। उसके बाद इंजीनियरिंग में और राजस्थान से और थोड़ा दूर जाते गए। अचानक जब और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, मैंने इंग्लिश मीडियम में पेपर लिखे मेंस के, तो अभी तो काफ़ी ठीक है चीज़ें, आपको PPT वगैरह दिखाते होंगे या नोट्स आपको इंग्लिश में मिल रहे हैं, कुछ वर्ड्स भी टीचर जो है वो इंग्लिश में बोलते हैं। हमारे टाइम पे मैं राजू जी से पढ़ा है मैंने, पर वो उस समय एकदम उन्होंने फिक्स कह रखा था पहले, कोई मेरे से अंग्रेजी की उम्मीद मत करना, अंग्रेजी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस समय शुक्ला जी पढ़ाते थे, उन्होंने कभी अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोला। बड़ा मुश्किल होता था, एक हिंदी मीडियम की चीज़ों को आप लिखो, फिर घर जाके उनको ट्रांसलेट करो, आपको कीवर्ड ढूंढना पड़ता है। एटलीस्ट आप उतने प्रिविलेज तो हो जितना मैं नहीं रहा हूँ। तो उस एंगल में तो मुझे आपसे काफ़ी ईर्ष्या है कि आपको इतना आसान चीज़ें, आपको पकी पकाई चीज़ें स्पून फीडिंग टाइप में दे रहा है कि आपको ये वाली मेहनत नहीं करनी पड़ रही।
क्योंकि वो बेवजह की मेहनत है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो चीज़ें आपको पूरा तैयार मिल रही हैं, वो काफ़ी ठीक है। साथ ही साथ चीज़ें जो ये अच्छी हुई हैं कि उस समय इतना फ्रीक्वेंट जो टेस्ट का पैटर्न था वो नहीं था, अब तो सेट पैटर्न है। आपका शायद हर वीक टेस्ट होता होगा ना, और वो कॉपियाँ भी चेक करने के लिए सर ने पूरी एक अलग से टीम बना दी है। ऑनलाइन पूरा काम अलग चल रहा है, ऑफलाइन काम अलग चल रहा है। आपको जो भी डाउट्स होते हैं आप डाउट्स अपना कंपाइल कर लो। मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे कुछ लोगों के मन में डाउट ही नहीं आते हैं तो वो भी गलत दिशा में है। जिनके बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं उनको भी दिक्कत है, वो बीच वाले सही हैं जिनके कभी डाउट आए कभी नहीं आए। जो डाउट आए उस डाउट को लिख लो, कहीं लिख लो, आप याद नहीं रहता है। आप ये देखेंगे कुछ टाइम बाद आपका डाउट स्वतः ही अपने आप को पूरा खत्म कर लेता है। तो टाइम लगता है, हथेली पे सरसों नहीं उगता, टाइम लगता है। आपको खाद भी देना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, उसको सनलाइट भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, कोई टाइम लगता है, उसके बाद वो पौधा तैयार होता है। तो सिमिलरली आपकी ये जो लाइफ जिसमें आप हाई लेवल ऑफ सर्विस डिमांड कर रहे हो विद ए गुड रैंक, तो वो ऐसे नहीं है कि साहब आप आएँ 6-8 महीने तैयारी करें और बस T20 खेल कर निकल जाएंगे फटाफट। टेस्ट सीरीज पूरा चलेगी, टेस्ट मैच की तरह है, पूरा परीक्षा आपकी ली जाएगी RPSC के द्वारा। आप देखेंगे एक फेज में आप पास करेंगे, फिर दूसरे में जाएंगे, फिर आपको दूसरे वाले की टेंशन, वो पास करेंगे, फिर तीसरे वाले की टेंशन, फिर फाइनल रिजल्ट की टेंशन, फिर ज्वाइनिंग की टेंशन, फिर ट्रेनिंग की टेंशन, फिर आपको पोस्टिंग की टेंशन। पोस्टिंग भी कुछ लोगों को चाहिए ना, मुझे तो वहीं जाना है, वहीं रहना है, वो भी काफ़ी कुछ रहता है। तो ये तो दौर है पूरा, जिसको आप कभी भी दरकिनार नहीं कर पाएंगे। वो तो टिल यू ब्रेथ योर लास्ट हमेशा रहती है वो तो लाइफ में। तो चीज़ें आप अपनी तैयारी करने। पर्ची आ गई, पहले नहीं देता था कोई मुझे पर्चियाँ, जब नहीं चाहिए तब देने लगे हैं लोग। ये जिन्होंने भी पर्ची भेजी है, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप किसी का, वैसे जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए था। इतने छोटे लोगों को जो है, जिनकी उम्र अभी मतलब पहला अटेम्प्ट इन्होंने एज के हिसाब से ही शायद लिखा होगा कि इनका पहला अटेम्प्ट 2026 में होगा, तो इतना जल्दी आप तैयारी करने आ गए, आप अपने आप पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल भी। 2026 बहुत दूर है, अभी लगभग 3 साल तो सीधे सीधे ही हैं। 3 साल में तो आप आराम से अपनी लाइफ, ये वाली लाइफ आप अभी पढ़ाई में ऐसे क्या मतलब, आप इतना जल्दी आपने RAS को अपना मान लिया है कि बस मेरा जन्म RAS बनने के लिए ही हुआ है, इस बार तो मैं कुछ करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी, जिन्होंने भी लिखा है। पर इतना जल्दी नहीं है, पर स्टिल 2026 तो मतलब बड़ा दूर होगा। आप तो फिर आराम से कभी क्लास आ जाया करो, थोड़ा पढ़ लिया करो, ऐसे पढ़ाई करो। आप तो थोड़ी थोड़ी, आप भी दे रहे हो? अच्छा ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन भी है ना साथ में लोग। ये पूछ रहे हैं कि भाई जयपुर मेट्रो की जॉब में रहते हुए 6 घंटे क्लास लेकर, मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया था। मैं इस कैमरे के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि वो शिफ्ट की जो है वो बेसिकली जॉब थी, जिसमें मैं अगर मान लीजिए सुबह की शिफ्ट में, जो मैं सुबह की शिफ्ट नहीं लेता था जनरली, मतलब ऐसा था कि साथ ही के लोग हैं जिनकी शिफ्ट आनी है ABC, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, तो मैं इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट में रहता था। काम उतना ही है, तीनों शिफ्ट में आप कभी भी कर लो। इवनिंग और नाइट शिफ्ट करने का मेरे को फायदा ये होता था कि मैं सुबह क्लास ले लेता था। तो ऐसा कोई मैंने गलत काम नहीं किया। वो क्लास ऐसा था कि मैंने बताया ना, वो जब अंदर आपके अंदर वो फ्लेम्स उठने लगेंगे, वो आपकी प्रबल इच्छा जागृत हो जाएगी, तब उस समय कुछ नहीं दिखता। फिर शाहरुख खान को कुछ नहीं दिखता था, केवल गौरी दिखती थी, और वो रोज जो है वो बीच पे जाते थे, और उन्होंने फाइनली एक दिन गौरी को ढूंढ लिया, और वो गठबंधन जो तब बना जो आज दिन तक चला आ रहा है शाहरुख खान और गौरी का। नहीं तो वो वाला है कि जब आपको लग जाएगा कि आप जो है वो RAS के लिए बने हैं, आपको RAS बनना है, तो अपने आप होता है, कोई बड़ा काम नहीं है। आप सोचो एक अकेले आदमी ने पूरा पहाड़ काट दिया, है ना, एक अकेले आदमी ने पूरा जंगल उगा दिया, 15,000 से अधिक पौधे लगाए और वो पेड़ में तब्दील हो गए, पूरा जंगल बना दिया एक आदमी ने। तो अपने को तो इतनी सी किताबें पढ़नी है बस, बहुत आसान काम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया कि मेरे अंदर शायद ईश्वर ने उस समय कुछ ऐसा लगता था मुझे कि नहीं बस पढ़ना है, तो जैसे ही मैं अपना उस जॉब से मुझे उधर से ऑफ हुआ, ड्यूटी आवर्स खत्म हुए, भागता था इधर की तरफ, यहाँ अपना करो। उस समय आप जब तैयारी करते हो तो थोड़ा सा हो सकता है, जैसे आप लोग थोड़ा सा
फिटनेस फ्रीक हैं, यदि शरीर को थोड़ा अच्छा मेंटेन करने वाले लोग हैं, तो उस समय थोड़ा ये था कि हाँ मैं शरीर अपना बहुत, अभी से तो ऑलमोस्ट 1.5-2 गुना हो गया था, इतने मोटे हो गए थे, क्योंकि खाने का पता नहीं है टाइम से, आप कुछ भी खा रहे हैं, जो मिल रहा है जंक फूड मिल रहा है वो खा रहे हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं कि वो थोड़ा एक मुश्किल रहता है मैनेज करना। परंतु अगर आप ये चाहेंगे तो 6 घंटे कोई ज़्यादा नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि यदि आप रेगुलर 6 से 8 घंटा इंक्लूडिंग योर कोचिंग क्लासेस, आप 6 से 8 घंटा प्रतिदिन पढ़ रहे हैं तो पर्याप्त है अच्छी रैंक लाने के लिए। आप 6 घंटे यहाँ पढ़ के जाएं, आप घर जाके 2 घंटे पढ़ लें, बस काम हो जाएगा। अब कुछ लोग तो मुस्कुरा रहे हैं, साहब ये 6 घंटे जो पढ़ाया 2 घंटे में उसका आधा ही नहीं पहुंच पाते हम। मैंने कहा ना, आप अगर यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो आधी चीज़ें यहाँ याद रहती हैं। टीचर हिंदी में बोलता है, इंग्लिश में रिपीट करता है, आप अपने हाथ से लिखते हो, फिर टाइम मिलता है तो पढ़ते हो, बीच में ब्रेक भी मिलता है आपको। 1 से 3 के बाद 3 बजे ब्रेक मिलेगा, दूसरा 3 से 5 के बाद 5 बजे ब्रेक मिलेगा। पर ब्रेक मिलते ही अपने को तो फिर किटकट ब्रेक टाइप फीलिंग्स जनरेट होती हैं। तो आपको पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा, 5 मिनट 10 मिनट, चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए। दूसरा ये कि भाई इनका शेड्यूल क्या है प्रॉपर वे में, अगेन ये मैन टू मैन डिफर करता है, पर मैं ऐसा मानता हूँ सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। आप राजस्थान इतिहास कला संस्कृति पढ़ सकते हो, आप भारत का भूगोल पढ़ सकते हो, आप राजस्थान का भूगोल पढ़ सकते हो, इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हो, भारत का इतिहास पढ़ सकते हो। मैथ्स रीजनिंग जिनके पास में जो बीएससी वाले लोग हैं या जिन्होंने मैथमेटिक्स जिनके पास ग्रेजुएशन में रहा है उनके लिए ज़्यादा इश्यूज नहीं होते। बाकी जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं जिनको लगता है मैथ्स थोड़ा, तो थोड़ा मैथ्स भी साथ में शुरू में पढ़ लें। तो जो प्री और मेंस दोनों में कवरेज जिनका है उनको आप सबसे पहले पढ़ें, सबसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो आपको मेंस में भी लगभग 50% 60% तक कवर कर देगा। 40 से 50% ही एक्स्ट्रा बचेगा जो तो अपने बचपन से पढ़ा हुआ है। हिंदी तो सबको पता है, आपको सबको पता है, पक्षी के पर्यायवाची, बादल के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची, भगवान के पर्यायवाची, हिंदी पढ़ी है ना सबने। जो कोर इंग्लिश मीडियम के हैं, पहली से भी पहले जो क्लास होती है, पहली से भी पहले होती है ना कुछ क्लासेस, वहाँ से इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं तो उनको अंग्रेजी का फायदा है। उनको 80 नंबर वाला वो वेटेज अलग से मिल रहा है कि वो अपना अंग्रेजी में लिखें, अंग्रेजी में पूरा करें ग्रामर उनको। तो वो चीज़ें आप पहले प्री मेंस का जो कॉमन है उससे आप पढ़ें तो ज़्यादा फायदा है, रादर देन गोइंग फॉर मेन सब्जेक्ट्स फर्स्ट। अगर आप पहले मेंस वालों पे चले जाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। पर्चियाँ खत्म और तो नहीं है ना, तो बस आखिरी की हाँ ये सवाल, पहला सवाल जो अभी उसका सही टाइम आपके लिए नहीं है क्योंकि आप उस दौर में नहीं पहुंचे हैं कि आप अपनी हॉबी, आपने रुचि लिखा है, रुचि इज इंटरेस्ट, रुचि कोई हो भी सकती है क्लास में, पर वो वाली रुचि का नहीं लिखा उन्होंने, आप बुरा नहीं माने। उन अभिरुचि होती है, हॉबीज अभिरुचि। इंटरेस्ट में और हॉबी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंटरेस्ट केवल इतना है कि जब आपका खाली टाइम आपको करने का मन कर रहा आप कर रहे हैं। हॉबी वो होती है जो आपका खाली टाइम में कि हम ये काम करना चाहते हैं, वो आप लेजर टाइम में करने के साथ साथ वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को ग्रूम करता है, आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है, आपको एज ए पर्सन और अच्छा विकसित करता है। ये हॉबी का काम है। अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप टेबल टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आप जूडो ताइक्वांडो को फॉलो करते हैं, आप जो है नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार पे सीरीज देखते हैं, पर उससे क्या मिल रहा है आपको, आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप अपने आप में सीख रहे हैं। हॉबी ये होता है, इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता। हॉबी को डेवलप करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपके पास कोई ना कोई तो एक, जनरली 60% 70% लोग जीवन में एक गेम को बहुत पसंद करते हैं। अगर उन्होंने कभी बैडमिंटन खेला होगा, कभी उन्होंने क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, कोई भी गेम, वॉलीबॉल खेला होगा, उस गेम को आप कंटिन्यू करने की कोशिश करो। भले ही आप ग्राउंड में पूरा जाके नहीं खेल पाते हो, पर उस गेम के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे होता है कि भी आप ग्राउंड में जाके नहीं खेल रहे हैं पर आपको प्लेयर का पूरा पता है, आपको पता है गेम कैसे खेला जाता है, क्या नियम है, कितने प्लेयर है, थोड़ा सा आप उसके डायमेंशंस के बारे में भी पढ़ लीजिए कि जो अगर मैं बास्केटबॉल की बात करूँ तो कोर्ट का साइज़ क्या होता है, अगर आपका बास्केट जहाँ लगी है उसकी हाइट कितनी होती है, जो डी है उस डी का साइज़ कितना है, 2 पॉइंटर 5 पॉइंटर्स बास्केट कितनी दूर से होता है। अगर आप फुटबॉल के हैं तो पेनल्टी का जो कॉर्नर है, पेनल्टी कॉर्नर वो कितनी दूरी पे होता है, डी का जो कॉर्नर है वो कितनी दूरी पे होता है, हाफ पोस्ट कितने पे है, फुल ग्राउंड कितने बाई कितने का है। तो ये बेसिक चीज़ें, प्लस
अगर आप गेम को फॉलो करते हैं तो कोई तो ऐसा प्लेयर होगा जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं, जो आपका फेवरेट प्लेयर है। मैं ये मानता हूं कि आपका फेवरेट प्लेयर वो होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट वाला नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मेरा फेवरेट गेम या स्पोर्ट, मेरी हॉबी है फुटबॉल खेलना या फुटबॉल देखना, और मेरा फेवरेट प्लेयर है सर्जियो रामोस। अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो आप जनरली आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी का नाम सबसे ज़्यादा सुना होगा। वो दो बड़े नाम हैं। सर्जियो रामोस भले ही उन जितना नाम नहीं है, पर वो बहुत अच्छा प्लेयर है। स्पेन का कैप्टन रहा है, रियल मैड्रिड का कैप्टन रहा है, और दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंडर्स में से एक है। बहुत अच्छा प्लेयर है। तो आप ऐसा कोई खिलाड़ी चुनो, क्योंकि आप जैसे ही नाम बोलोगे बोर्ड एक दूसरे की तरफ देखेगा और नाम ये वाला तो सुना हुआ नहीं है, ये कौन है, इन्हें क्यों आप पसंद करते हैं, ऐसा क्या है इनकी शैली में, ऐसा क्या गेम इनका अपना डिफरेंट है। तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है अपने आप को प्रूव करने का, बताने का कि पूरी तैयारी करके आए हैं, ऐसे आधी अधूरी तैयारी के साथ नहीं आए। दूसरा, कुछ लोग जो है वो स्केचिंग में अच्छे हैं, पेंटिंग में अच्छे हैं, उनको शुरू से लगता है पजल सोल्व करते हैं फटाफट, जो है वो जो क्यूब आता है उस क्यूब को फटाफट पूरा बना देते हैं, या जो सुडोकू गेम है उसमें वो अच्छे होते हैं। आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो। एट द लास्ट जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है, वो या तो गेम चुन लें या कोई ऐसा काम चुन लें जिस काम में उनको चीज़ें बस जानते रहें, वो बाकी अलग से कोई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो आपको करना पड़ेगा। आपको एक हॉबी तो बनानी पड़ेगी। अगर आप ऐसे कहेंगे साहब बिना हॉबी के चले जाएंगे, तो ऐसा है कि साहब बिना मतलब सिलेक्शन की मांग लेने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं कि हमें सिलेक्शन चाहिए नहीं, हमारी तो इच्छा थी, बढ़िया लग रहा था इसलिए आ गए, बाकी तो आपकी मर्जी है। तो ऐसा नहीं है। हॉबी, ए मैन विदाउट हॉबी, ए ह्यूमन विदाउट हॉबी इज नथिंग, कुछ नहीं है वो। क्योंकि अगर आप में हॉबी नहीं है तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंश्योर नहीं हो सकता। दूसरा ये कि रिवीजन की स्ट्रैटेजी जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि मैंने ये अपनाई है। मैं ये मानता हूँ कि लिखने से ज़्यादा याद होता है। मुझे एज ए पर्सनली लगता है कि आप जितना लिखोगे ना ज़्यादा याद होता है। पर लिखने का मतलब ये है कि आप 3 पन्ने पढ़ रहे हो फिर लिख रहे हो, 4 पन्ने पढ़ रहे हो। जैसे मेरा छोटा भाई वो तैयारी कर रहा है तो वैसे ही तैयारी करता है, वो है एक बैच में यहीं, तो वो ऐसे तैयारी करता है, 5 पन्ने पढ़ेगा और फिर लिखने बैठ जाएगा। मुझको तो कर क्या, लिख के याद करो वैसा, लिख के याद करो। तो 5 ही तो पन्ने पढ़े, लिख क्या रहा है, नहीं वो 5 याद करो वैसा। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक पूरा करो आप, 20, 25, 30 पेज जो है पन्नों का, वो पेजेस। उसके बाद आप पॉइंट्स याद करो कि पहला काम ये पॉइंटर्स बनाओ। आप ये देखोगे कि कुछ चीज़ें लगभग 70-80% चीज़ें आपको हर बार याद रहेंगी रिवीजन में। आप 20-30% चीज़ें भूल रहे हो, वो आपको बार बार पढ़नी पड़ रही हैं। जो चीज़ भूल रहे हो आप उन चीज़ों पे मार्क कर लो, उनको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। सिमिलरली कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि एक सब्जेक्ट में तो बहुत चीज़ें आपको याद रह रही हैं, पर दूसरे में उसके बिल्कुल विपरीत है, आपको कम चीज़ें याद रह रही हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि जो आपका वीक पॉइंट है उसको आपको ज़्यादा एम्फसाइज करना है, उसको एटलीस्ट 40% तक तो अपलिफ्ट करना है। जिसमें आप अच्छे हो उसमें कोई डाउट आपको है ही नहीं। और लास्ट इनका एक सवाल जो था वो, ये तो मुझे भी नहीं पता, है तो यक्ष प्रश्न है, भ्रम प्रश्न है कि इस बार वैकेंसी कब आएगी, पर जल्दी आएगी। ये जो है इलेक्शन ईयर है और सामान्यतया जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं वो ये रहते हैं कि जब भी कभी इलेक्शन मैनिफेस्टोज जारी होते हैं और जब भी चुनावी वर्ष आता है उस दौरान वैकेंसियाँ फटाफट पूरी होती हैं और नई वैकेंसीज जारी होती हैं। तो नया एडवर्टीजमेंट जब भी आएगा, पर आप ये यकीन मान के चलना जब आएगा तो फिर वो बस रफ्तार की तरह आकर और निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये शांति काल है, ये शांति का जो काल है जिसमें आपको आपका टारगेट नहीं दिख रहा है कि आपको शॉट कहाँ लेना है, कहाँ आपको फायर करना है। और इस दौरान आप जो तैयारी करोगे वो सबसे बढ़िया पीरियड है, क्योंकि एक बार जब वैकेंसी आ गई तब तो फिर आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज, मेन टेस्ट सीरीज, जब जैसे प्रीलिम्स की जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगी ना, जिसमें एक साथ 5,000-6,000 बच्चे बैठेंगे, तो आपके बगल वाला जब बैठ कर और 2 घंटे बाद फटाफट गोले भर रहा होगा और आपको लगेगा कि जितने गोले भर दिए उतने तो % पे ही नहीं पहुंचे अपन अभी तक। तो वो घबराहट जो है ना वो तोड़ती है इंसान को, वो एक एस्पिरेंट को पीछे धकेलती है। इसलिए आप अपनी तैयारी जितना जल्दी अच्छे से शुरू कर दोगे उतना बढ़िया है। ये ऐसे सवाल तो मैंने कहा था ना, आप ऐसे लिख लिख के मत पूछा करो, आपको खड़े होके पूछ लेना चाहिए कि ट्रांसलेशन के जो सवाल हैं, मैं ये मानता हूँ कि हर विद्यार्थी का एक पार्ट अच्छा है। जैसे मैं मान लूँ कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मैं अंग्रेजी में अच्छा करूँगा, तो ज़रूरी थोड़ी हिंदी में उतना अच्छा मैं कर पाऊँ। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रांसलेशन वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा काम करोगे तो बहुत टाइम लेगा,
क्योंकि हमने जो हिंदी और अंग्रेजी सीखी है ना, मैंने या आपने, वो सीख ली बस। हम ग्रामर में अच्छा कर सकते हैं, शैली थोड़ी बहुत बदल सकते हैं, क्योंकि जो आपने पिछले 20 से 25 साल की उम्र में, मैं ये कहूँ कि अगर मान लीजिए आप 23 ईयर्स ऑफ एज हैं, 23 साल के हैं, तो पिछले 15 साल में, 8 साल से भी सीखने लगे, पिछले 15 साल में जो आपने सीख लिया है उसको 1 साल में आप कभी नहीं बदल पाएंगे। आपका जो लिखने का जो स्टाइल है ना, वो वही रहेगा। अगर आप करली लिखते हैं, कर्व के साथ लिखते हैं, तो कर्व के साथ ही लिखेंगे आप हिंदी लिखते हैं दोनों लाइनों के बीच में, तो आप बीच में लिखोगे। आप कुछ हिंदी लिखते हैं नीचे वाली लाइन पे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ हिंदी लिखना शुरू करते हैं वो। जैसे अगर लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ, ऐसा। कुछ होंगे जो बीचों बीच में लिख देंगे। जबकि होना कहाँ चाहिए था ये, ऊपर। ऐसा। दूसरा, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो लोग ऐसा मानते हैं कि मैटर करती है, क्योंकि कॉपी जब आप चेक करते हो तो किसी की हैंड राइटिंग थोड़ी अलग होती है, किसी की थोड़ी अलग होती है। अच्छा और बुरा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सबका अपना लिखने का एक तरीका है हैंड राइटिंग का, बट फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी हैंड राइटिंग बस थोड़ा सा ठीक रहे कि सामने वाले को देखकर यूँ अच्छी सी फीलिंग है। जैसे मान लो कि मैं अभी कुछ ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ, पर अगर जब आप मेंस के टाइम पे आएंगे तो मेरी कॉपीज़ भी आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। हर जो यहाँ के से टॉपर निकले इंस्टीट्यूट से, उनकी सबकी कॉपीज़ शेयर होती हैं उस समय। तो मेरी मेंस की कॉपी जब भी आप देखें, कुछ दिन हो सकता है मैं आपके सामने नहीं होऊंगा, पर आप ये याद रखना जो मैं कह रहा हूँ, आप केवल 2 चीज़ें देखना। पहला कि मेरी कॉपी का पहला पन्ना और आखिरी पन्ना, आप फ़ॉन्ट के साइज़ में और फ़ॉन्ट के डिस्टेंस में कोई गैप नहीं ढूंढ पाओगे। मतलब मैंने जो पहले पन्ने पे पहली लाइन लिखी है वो, और जो आखिरी पन्ने की जो आखिरी लाइन है वो, उसमें लिखने का जो मेरा हैंड राइटिंग का तरीका वो सेम है। उसे ये पता चल रहा है कि मेरे अंदर घबराहट नहीं थी, मैं जल्दबाजी में नहीं था, मुझे जो लिखना था, मैं क्लियर था कि मुझे ये लिखना है और वो मैंने लिख दिया। दूसरा, मेरी कॉपी में आपको चारों पेपर में मिला के शायद 1 या 2 जगह कटिंग है बस, कहीं आपको कहीं कटिंग नहीं मिलेगी। वो ये चीज़ सीखने की इसलिए है कि मुझे लगता है कि आपको पता आपने लिखा है। कई बार क्या होता है, अपने से गलती से कुछ लिखा जाता है, पर हमने जैसे ही उसको काटा ना, या तो कुछ बहुत बड़ी गलती हमने लिख दी हो, बहुत गलत कुछ लिख दिया हो, तो ऐसा होता नहीं है। बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स होती हैं, बहुत छोटी सी। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे आपने उस गलती को काट दिया और आपने लिखा, तो आपका टाइम भी गया और आपने वो जगह रिफ्लेक्ट कर दी चेक करने वाले के सामने, इन्विजिलेटर के सामने, कि ये गलती है, तो आप ध्यान रखना इसका स्पेशली, बाकी चाहे छोड़ देना। ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं लिखा तो मेरा पेज पूरा एक जैसा लिखा हो तो उसको पूरा पेज पढ़ना पड़ेगा टीचर को चेक करने के लिए। तो इसलिए आप थोड़ा मोड़ा गलतियाँ सबसे होती हैं, वो कोई इशू नहीं। आप स्टूडेंट ही हैं, भगवान नहीं हैं आप। आपको परीक्षा में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत कुछ लिखना है, तो गलतियाँ होना स्वाभाविक है, टीचर को भी पता है। तो जो ऐसी छोटी गलतियाँ वो हमेशा इग्नोर होती हैं, हमेशा जो एडवांटेज है वो स्टूडेंट को मिलता है। तो आप इन चीज़ों में आप ये देखिए कि हैंड राइटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पता पड़े आपकी कॉपी आपको अगर 2 साल बाद दे दी जाए तो आप पढ़ नहीं पाए कि लिख क्या दिया है हमने। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो मुश्किल है, क्यों कई बार होता है ना, मैंने बताया जो फोटो वाले लोग होते हैं, जिनको क्लास में आज जैसे 2 क्लास मिस होगी, वो पर्टिकुलर लोगों की कॉपी मांगते हैं, डिमांड करते हैं। बाकी जैसे कोई देता भी ना, मेरे वाले आपकी नहीं ना, आपकी कॉपी नहीं चाहिए। वो ये तो कह नहीं पता कि आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, पर नहीं नहीं आपकी नहीं, वो मिल गई है, मुझे मिल गई है। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। मेरे साथ बड़ा अत्याचार अन्याय टाइप हुआ है कि मैं चूँकि लेट जाता था और कई बार मेरे शिफ्ट नहीं एडजस्ट होती थी, तो महीने में 2 दिन 3 दिन ऐसे होते थे कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट ही जो है वो रहता था ड्यूटी पे, तो क्लास में नहीं आ पाता था। तो मैंने जब कॉपियाँ मांगी हैं, इंग्लिश मीडियम के कितने लोग हैं इस बैच में? कम है, आप देखेंगे तुलना में बहुत कम है ये लोग। तो इंग्लिश मीडियम वालों को जैसे कॉपी मांगो, आपके पास लिमिटेड लोग होते हैं। अब जैसे मेरे बैच में कहूँ पूरा इतने लोग हैं, तो इतने से भी इंग्लिश मीडियम के नहीं थे, इससे भी कहीं आधे ही होंगे। तो आपको कुछ ही लोगों के पास अप्रोच करना पड़ेगा कि आपकी कॉपीज़ दे दीजिए थोड़ा। अब उस समय वैसा फ़ोन भी नहीं था मेरे पास तैयारी के दिनों में फ़ोटो ले लूँ, तो कैसे का आप याद ये तो भाई इनकी फ़ोटोकॉपी आप करवा के दे देना, जो आपका पैसा लगे वो हम पे कर देंगे, आपका रजिस्टर दे दो कल ला देंगे। रजिस्टर तो नहीं देंगे, फिर आगे आप फोटोकॉपी करवा के दे दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। नहीं सॉरी, रजिस्टर तो नहीं दे पाएंगे, फोटोकॉपी भी नहीं करा के देंगे। आपको आना चाहिए क्लास में,
मुझे भी लगता भाई क्लास में तो आना ही चाहिए, अब गलत, ये तो इतनी बड़ा गुनाह हो गया हमसे, जो क्या ही करें। अब दूसरे को पूछे तो पहले ने मना कर दिया तो दूसरे फिर साथ ही हैं, यूं देख लो, भरोसा नहीं है इसका, ये पता नहीं पीछे पीछे आता है, लेट आता है, पता नहीं कौन है क्या है, रजिस्टर लेके भाग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप अगर थोड़ी ऐसे वाली जो मदद है वो जरूर किया करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने जो लिखा वो पूरी क्लास के पास है। आपने जो लिख रखा है वो तो यहाँ 1200-1500 तो यहाँ बैठे हैं, ऐसे आप जैसे और हैं, है ना। 15,000 से ज्यादा लोग हैं क्लासरूम स्टूडेंट में, आखिरी में जो एक साथ उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे 500 की सीट पे लड़ने के लिए। इसका तो मैंने बता दिया, राइटिंग स्किल्स तो आपकी जो इम्प्रूव होनी थी होगी, बट आप अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अच्छी मैगजीन पढ़ सकते हैं। अच्छे न्यूज़पेपर का मतलब ये है कि अच्छी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर तो सभी अच्छे होते हैं। आप जनरली देखेंगे तो सामान्यतः विद्यार्थी का न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या होता है, पहला पेज पढ़ेंगे हम, पलटेंगे, लास्ट वाले पेज पर जाएंगे, पेज नंबर 16 पलटेंगे, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। ये जनरल टेंडेंसी है न्यूज़पेपर पढ़ने की। पर विद्यार्थी को पहला, दूसरा पेज, तीसरा पेज पढ़ना चाहिए एडिटोरियल, संपादकीय आता है। अगर आप एक महीने तक किसी विद्यार्थी ने कोई भी 2 रीजनल न्यूज़पेपर का, चाहे वो पत्रिका हो, भास्कर हो, या भले ही आप इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू पढ़ने वाले हों, नवज्योति पढ़ते हों, कोई सा भी चलेगा, अमर उजाला का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई भी चलेगा, कोई भी 2 न्यूज़पेपर का अगर आपने लगातार 30 दिन एडिटोरियल पेज पढ़ लिया तो आप अपने आप में ये डिफरेंस पाएंगे कि आप 30 दिन पहले आपकी विचारधारा क्या थी और आज आपकी विचारधारा क्या है। क्योंकि वो एक पेज ऐसा लिखा होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है बाकी की न्यूज़ से। तो आप वो पढ़ने की कोशिश करो, बाकी तो कोई ऐसा नहीं है। आप स्किल्स भी आपकी जो इम्प्रूव होंगी, और आप अच्छे नॉवल वगैरह पढ़ सकते हैं अगर टाइम आपको मिलता है। तो आपको ये तो टाइम मिल नहीं रहा, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दो 2026 में आपको देना है, तो मैं वापस, उन्होंने लिखा है भाई, जो भी लिख रहा है काफ़ी उन्होंने पर्सनली ले लिया कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो, गलत बात है। तो मैं अगेन कह देता हूँ, 2026 आपके पास अच्छा टाइम है, अभी एटलीस्ट 3 ईयर्स आपके पास हैं। आप धीमे धीमे आराम से कॉलेज की तरह पढ़ें। आपको ये तय कर लें कि इस 2023 के वर्ष में मुझे बहुत अच्छे से जो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया का जो पार्ट है पूरा पढ़ना है। 2024 वाले में पूरा राजस्थान पढ़ना है। 2025 में आप दोनों को रिवाइज करना शुरू करना, तो आप बहुत अच्छे एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा धीमी गति से आप पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप तेज गति से पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, आप थक जाएंगे। आप स्प्रिंट रेस समझते हैं, 100-200 मीटर। आपको स्प्रिंट, कभी आप मैराथन भाग लो 42 किलोमीटर्स, और आप दूसरी तरफ केवल 10 स्प्रिंट लगा लो, मतलब 100 मीटर के आप 8 बार स्प्रिंट भाग लो। वो 800 मीटर में जितनी एनर्जी आपने खपाई ना, उतनी एनर्जी में आप एक 42 किलोमीटर की मैराथन भाग लोगे। तो आप अपनी एनर्जी जितना जल्दी लूज करोगे उतना नुकसान है। तो आराम से वो जो आपका सामर्थ्य है उसको आप बचा के रखिएगा, उसकी आवश्यकता आपको काफ़ी लेट तक पड़ेगी। तो अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप धीमी रफ्तार से चलें। रही बात है कि आपको टाइम लगता है, 3 से 4 साल में RAS की तैयारी जो है वो मन कम करता है, कोई और नौकरी ले लें। देखिए इसमें अगेन आप खुद पर इसका तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये आपने बहुत ज़्यादा सवाल वैसा पूछ लिया है जो मैं उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को नहीं पाता हूँ, या उस मैं मंच पे नहीं हूँ, अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं आपको ये कह दूंगी नहीं आप तो सब छोड़ दो और RAS की तैयारी करो। ऐसा भी नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, उसे ये लगता है कि मुझे 1-2 साल के अंदर अंदर या 6 महीने 1 साल के अंदर उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, अवस्था को प्राप्त करना है जहाँ से मैं अपने परिवार को फिनेंशियल एड प्रदान कर सकूँ, दे पाऊँ, उनको वित्तीय सहायता दे पाऊँ। हर किसी की एक सी परिस्थिति नहीं होती। तो आपको जो सही लगता है आप वो करो, ताकि लाइफ में रिग्रेट्स नहीं होंगे, आपको किसी और को कल को जवाब नहीं देना पड़ेगा, और आपको अपने आप से ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया। पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तैयारी के साथ जुड़े रहें, बस आप करते जाएं। सूनर और लेटर आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप नहीं पहुँच पाएंगे। मेहनत ही एकमात्र वो जरिया है जो आपको वहाँ तक पहुँचाएगा, बाकी और कोई जरिया नहीं है, याद रखिएगा। आप तो आज ऐसे लग रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। आपने कैसे तैयारी करी, आपने वो अलग क्या करा, आपने वो
कैसे मैनेज किया? भाई आपकी तैयारी अपनी है, मैंने अलग ये किया कि मैं शुरू के 6 महीने तक टीचर पढ़ाते थे। मुझे अभी भी याद है, मैंने अगस्त 2015 में जब ज्वाइन किया था, तब से लेकर जैन फेब 2016 तक, अगस्त 2016 में प्रीलिम्स हुआ था, तो पहले 6 महीने मैंने कुछ नहीं सुना किसी का। टीचर ने पढ़ाया, अपना लिखा, क्लास छूट गई, लिखा, लिख लिया, निकल गया। मैं ये मानता हूँ कि बस मुझे अपने आप ये था कि अपने को इतना तो लिख लें, अपन इतना तो पढ़ लें, यही अपने लिए पर्याप्त है। जैसे टीचर आके जैसे ही पूछते हैं ना कई बार, कल जो पढ़ाया था बताओ, तो वो जो लोग बोलते थे मेरी क्लास में, थोड़े से उनसे घबराहट होती थी, इसको तो इतना याद, अपने को तो आता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर पहले ये भी होता था क्योंकि बैच छोटे थे, तो क्लास में टीचर्स लास्ट के 15 मिनट या शुरू के 15 मिनट, आज जैसे कुछ आपको क्वेश्चन दे दिया कि आप इसका उत्तर लिख कर लाना, बच्चे शुरू में आते ही रजिस्टर सामने कर देते, लिख कर लाए। अपने तो सवाल ही समझ में नहीं आता था, लिखें क्या, उत्तर तो दूर, अभी तो सवाल को ही एक दिन में एनालिसिस नहीं कर पाते थे। तो शुरू के 6 महीने मैंने केवल पढ़ाई की है, जो पढ़ा दिया गया बस उसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, जहां मौका मिला है। मैं ये मानता हूं, जैसे मेरे कुछ दोस्त जो तैयारी नहीं करते थे, पर उनको भी मैं इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी सुनाता था कि तुझे पता है आर्टिकल 32 के बारे में ये कहानी है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये हैं, फंडामेंटल राइट्स ये हैं, डीपीएसपी ये है, राजस्थान का इतिहास ये है, इंडियन ज्योग्राफी में ये आजकल ये घटना नई चल रही है, ये हो रहा है। जो पढ़ा पूरा ज्ञान किसी, क्योंकि आप अगर किसी को एक बार समझा दोगे ना, तो वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। आप कभी भी चेक कर लेना, आपने जो पढ़ा है और आपने बिना कॉपी रजिस्टर मोबाइल देखे हुए किसी को समझा दिया किसी चीज़ को, तो वो चीज़ लंबे टाइम तक आपके नर्व्स में रहती है। तो मैंने वो वाला एक तरीका अपनाया जो जनरली शायद कुछ लोग नहीं अपनाते हैं। दूसरा मैंने क्या किया कि मैंने जैसे एक बार में एक पूरा टॉपिक पढ़ लिया, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद रजिस्टर किया बंद, खाली पेज लिया और डॉक्टर्स की तरह, मतलब वो ना मेरे समझ में आएगा ना किसी और के समझ में आएगा, लेकिन मुझे मेरे माइंड में पता मैं क्या लिख रहा हूँ। कि मैंने पहला कि भाई ये बिंदु था, इसने ये 4 काम किए, राजा के काम याद होने चाहिए बस आपको, कि उसने क्या, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं क्या, उसने जो है उसकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं क्या, उसने और काम किए हैं, साहित्य के बारे में जो लिखना अगर बुक्स वगैरह के बारे में, या पॉलिटी में जो हम लिखते हैं तो हमें आर्टिकल शुरू में याद करने होते हैं, तो आर्टिकल 1 ये है, 2 ये है, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 याद नहीं आया, 6 को 3-4 बार वापस पढ़ लिया। तो आप ये तरीका कर सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे चीज़ें धीरे धीरे याद रहने लगेंगी। और लास्ट की बात जो बहुत रेयर स्टूडेंट्स अपनाते हैं और जो मैंने अपनाई है, वो आदत सही है या गलत, अगेन आप में से कुछ लोग दोनों पक्ष हैं उसके कि ये गलत आदत है और ये सही आदत है। गलत अगर आप एज ए मतलब शरीर की तरह बात करेंगे, अगर आप फिजिकल उसकी बात करेंगे तो बहुत गलत है। मैं ये मानता हूँ कि शाम को अपन बिस्तर में अब लेट गए, अब सोएंगे, फिर मैं याद करता था कि आज दिन में क्या पढ़ाई करी है। कॉपी किताबें हमेशा मेरे जो है सिराने के पास में रजिस्टरों का ऐसा रहता था एकदम। वो अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे तो गलत भी है, आपको नींद नहीं आएगी ढंग से, और आपको कई बार नींदों में ही पूरा चीज़ें याद होंगी, घूमेंगी। ऐसा मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं, पर लोग ऐसा मानते हैं। तो मैं सोते टाइम पूरा दिन का जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने की कोशिश करता था। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ याद करते करते कहीं अटक गए, वापस उठे, अपना एक बार देख लिया, क्या फ़र्क पड़ेगा, 10:30 के 11 बजे सो जाएंगे, 11:30 सो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप थोड़ा फॉलो कर सकते हैं। बाकी तो सबका अपना अपना एक स्टाइल है पढ़ने का। ले जाऊंगा मैं, सारी पर्चियाँ फ्रेम करवा लूंगा मैं आपकी बार इनको। अब ये वाले सवाल जो आप पूछ रहे हो, वो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनको बुलाया जाएगा, मैं ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, वो उनका जवाब और मेरा जवाब बिल्कुल अलग होगा। तो आप मेरे जवाब तक सीमित मत रहिएगा, आप एनालिसिस करिएगा और लास्ट में जो आपको सही लगे आप वो करिएगा। मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो जो उन्होंने पूछा है कि भाई जब आपको मेंस में कोई सवाल का उत्तर नहीं आ रहा होता तो आप क्या लिखेंगे, तो मैं इसका उत्तर कुछ हद तक तो पहले दे चुका हूं कि या तो आप खाली छोड़ दो या आप वो अपना, मैं उस विचारधारा का, उस हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति हूं जिसे ये लगता है कि जीवन में ब्लैंक तो कुछ नहीं जाने देंगे। ईश्वर ने इस काबिलियत के साथ इस ब्लू प्लेनेट पे भेजा है कि खाली हाथ नहीं, गलती होगी स्वीकार लेंगे कोई बात नहीं, पर खाली हाथ नहीं। अगर मान लीजिए जो सवाल आपको मिला है खाली हाथ उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। अगर आपसे ये पूछा गया कि साक्षरता दर के हिसाब से सबसे लोएस्ट जो लिटरेसी रेट है राजस्थान में, उन 4 जिलों का नाम लिख दो, नहीं आता तो इसमें नहीं लिखना है।
ये तो खाली ही छोड़ना है, पता पड़े नहीं आ रहा तो इसमें भी 4 जिलों के नाम भर दिए हमने, ये नहीं करना है। अगर एकदम प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं आता तो जस्ट लीव इट। परंतु जनरली आप ये पाएंगे कि वो सवाल थियोरेटिकल होगा, एनालिटिकल होगा, आपसे कुछ पूछेगा, तो आप उसके बारे में जो है वो थोड़ा लिखेंगे। तो जैसे मैं आपको कहूँ कि पेपर 3 का पहला 2016 मेंस पेपर 3 का देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है याकिंतबर्ग समिट की प्रासंगिकता, शायद ऐसा कुछ पूछा है उसने। याकिंतबर्ग समिट उन्होंने पूछा, ब्रिक्स का पहला समिट है वो याकिंतबर्ग, वो मुझे नहीं आता था, तो अपने को पहले ही बताया गया था, खूब पढ़ा था हमने कि जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी समिट हुआ है तो समिट में किसी ना किसी प्रकार का कोई सोशल एस्पेक्ट, कोई एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट, कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट, ये डिस्कस हुए होंगे भाई। कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की बात हुई होगी, राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना होगा, पर्यावरण की बात हुई होगी, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई होगी, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई होगी, लिख दिया आप लोगों ने। नंबर भले ही 0 मिला है, पर मन को एटलीस्ट तसल्ली है कि खाली नहीं छोड़ के आए। परंतु मैं ये मानता हूं अगेन कि मैं अगर वहां उसको खाली छोड़ दूं, जो लॉजिक है मेरा वो ये है, एवं ही हवा में नहीं है, कि आप अगर आपके पास ऑन एन एवरेज एक पेपर में, पेपर 1, 2, 3 में मान लीजिए आपने एक पेपर में आपको 15 से 20 नंबर का नहीं आ रहा, आपने 20 नंबर का छोड़ दिया, और आपने जो जिस क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ा है, अगर इन केस चेक करने वाले को ये लगता है कि वो क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, यार ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा इसको, अगला उसका जस्ट अगला जो एक फ्रेम उसके माइंड में बन गया आपके लिए, किसको तो ये ही नहीं आ रहा ना, आगे भी क्या ही लिखा होगा इसने, तो आप अपनी कॉपी में देखोगे कि कई बार ऐसा कुछ महसूस होता है कि इस क्वेश्चन के बाद अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ होता तो ये, और नहीं लिखा तो ये, आप ऐसा इवेल्युएट कर पाएंगे। आपने लिख दिया गलत हो गया तो टीचर ये, आप ये मत सोचो गलत लिख दिया तो भी वही फ्रेम बनेगा, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, हमेशा टीचर ये मानता है कि आप एक विद्यार्थी हो, विद्यार्थी को सब कुछ नहीं आ सकता, नहीं आता, गलती हो सकती है। एग्जाम में आते हुए भी गलत होता है कि आपको सब एकदम सही आता था फिर भी आप गलत लिखाते हो, तो टीचर ऐसा मानता है। आप ये मान के चलना कि शायद लिखना कुछ और चाह रहा था एस्पिरेंट, लिख कुछ और गया, गलती से लिख दिया, पर छोड़ने का मतलब तो ये हो गया कि इसको आता ही नहीं था। तो आप, मेरी विचारधारा ये है जो जनरली औरों से बहुत डिफर करती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा मानते हैं कि जो नहीं आता उसको छोड़ देना चाहिए, पर मैं ये मानता हूं कि कोई फैक्चुअल सवाल है उसको तो आप छोड़ दो, पर यदि कोई थ्योरेटिकल है, एनालिटिकल है, तो आप एक एटीट्यूड के साथ में लिख सकते हो, जो मैंने सबसे पहले कहा था। अगर आप अपने साथ सिलेबस लेके चलोगे ना शुरू से, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि किस डायरेक्शन में अप्रोच करना है, आंसर को किधर की तरफ जाके लिखना है। तो ये फायदा वहां मिलता है इस चीज का, क्योंकि कई बार ये समझ में नहीं आता है कि ये सवाल मतलब पॉलिटी में से पूछ रहा है कि पबेड में से पूछ रहा है कि आईआर में से पूछ रहा है। पर अगर आप सिलेबस कंटिन्यू रीड आउट कर रहे हो, सिलेबस के साथ टच में हो, तो आपको आइडिया रहेगा कि आप किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। तो इसलिए सिलेबस को पढ़ना चाहिए। मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा हूं कि क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए। और मैंने पहले बता दिया कि भाई मैं डिफिकल्ट टाइम्स में अपने आप को कैसे मोटिवेट करता हूं। आप में से पहले से मुझे कोई जानता है इस बैच में? पहले कोई मिला है मेरे से? कोई नहीं मिला है। आप जिन भी लोगों से पूछोगे, आप जनरली ये देखोगे कि मुश्किलें सबके साथ आती ना, दुखी होने से, रोने से, परेशान होने से मुश्किलें वैसे भी दूर नहीं होती, तो क्यों दुखी होना। आप सामान्यतः बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जब भी कभी मिलोगे, मेरे चेहरे पे आपको कभी शिकन नहीं दिखेगी, वो एकदम परेशान, हताश, निराश, क्या हो गया है जिंदगी में। जब इधर नहीं थे तब भी, जब पिछली नौकरी नहीं थी तब भी ऐसा था कि बन जाएंगे एक दिन। अभी क्या है, अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो 22-24 के हुए, 25 में भगवान ने 25.5 में नौकरी लगा दी। उससे पहले प्राइवेट नौकरी कर ली कुछ टाइम, फिर वंस ए टीचर ऑलवेज ए टीचर। मैं इंजीनियरिंग के दिनों में भी कुछ समय मैंने जो है शिक्षण का कार्य किया है, कालांतर में फिर यहाँ कर लिया, तो ऐसा लगता है कि शायद वो वाला दौर सबसे बढ़िया है। तो जीवन में जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप हताश, निराश, परेशान उस पॉइंट पे पहुंच गए हो, तो आप कुछ तो मुझे याद कर लेना कि वो व्यक्ति कर सकता है तो उससे तो अपन लाख गुना बढ़िया है, अपन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, अगर आपको ऐसा कभी भी लगे तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, आप जिससे भी प्रभावित होते हो, आप उन व्यक्तियों के बारे में सोच सकते हो। आप सोचो, आज से कितने साल पहले गांधी जी जो विदेश जाके और लॉ पढ़ के आए, तो आप सोच सकते हो कितना पैसा रहा होगा उनके पास। आज आप विदेश से लॉ की डिग्री करके आओ, आप
आप फीस कैलकुलेट करो, रहने का खर्चा, जाने आने का। उस व्यक्ति ने अपना जीवन एक लाठी और एक धोती में गुजार दिया। मतलब कितना बड़ा त्याग किया उसने, सब कुछ न्योछावर कर दिया। मैं कोई व्यक्ति विशेष की या किसी पर्सनैलिटी का मतलब उसके बारे में व्याख्यान नहीं दे रहा हूं, पर बता रहा हूं आपको कि आपको ये सोचना चाहिए कि जीवन में बहुत कुछ प्राप्त भी कर लो तो भी क्या, कुछ नहीं है तो भी आप, उनका नाम आज इतना ऊपर चला गया है कि देश में, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब बहुत बड़ा नाम है। दूसरा, आप अगर आप देखेंगे तो आप, एक नाम है, कभी आप आज शाम को जाके आप डॉक्यूमेंट्री देखना सारे लोग, फिगुएरा ऑस्कर मॉस्क्वेरा, नाम लिख देता हूं यहां। हिंदुस्तान में भी हैं बहुत सारे लोग, पर ये अपने सिलेबस के साथ मतलब लिंक्ड है, इसलिए इसका नाम लिखा है। स्पोर्ट्स योग जब आप पढ़ोगे, पढ़ लिए, बाद में पढ़ाया जाएगा। मेंस का सब्जेक्ट है 20 नंबर का, उसमें ओलंपिक गेम्स भी हैं, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स है। तो ये फिगुएरा ऑस्कर मॉस्क्वेरा जो है वो वेट लिफ्टर है एक, जिसने 2003 में, 2002 के आखिर में कहीं एक सपना देखा कि मुझे ओलंपिक गोल्ड जीतना है और मैं वो ओलंपिक गोल्ड जीत कर आऊंगा। 2004 के ओलंपिक गेम्स हुए थे एथेंस में, ग्रीस में, जिसमें राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने मेडल जीता था। तो उस गेम में इसने पार्टिसिपेट किया, पर ये जीत नहीं पाया। इसको लगा कि बस जीवन का तो सपना अधूरा रह गया, अब क्या करें। और ओलंपिक गेम्स कितने साल के अंतराल पे होते हैं? 4 साल। तो एक व्यक्ति ने लिखा भी था, किसी ने भी, विद्यार्थी ने, कि साहब 3-3, 4-4 साल में वैकेंसी आती है, ऐसे क्या जीवन का जो है वो प्राप्त करेंगे हम, हमारा उद्देश्य। तो ये हमारे साथ एकदम मैच करता है। 2008 बीजिंग, चीन में ओलंपिक गेम्स हुए, उससे जस्ट पहले इसको जो है एक पैरालिसिस अटैक आया और इसके राइट शोल्डर ने काम करना बंद कर दिया। 2008 के गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया ये, मतलब वो इवेंट पूरी भी नहीं कर पाया था ये, उस इवेंट को पूरा करने से पहले छोड़ना पड़ा। पर इसके जीवन का उद्देश्य क्या था? ओलंपिक गोल्ड। इसने कहा नहीं। 2012 लंदन में हुए हैं ओलंपिक गेम्स, आप पढ़ेंगे जब देखेंगे, तो उसमें इसने पार्टिसिपेट किया और इस बार जीता इसने सिल्वर। ओलंपिक में सिल्वर जीतना इस बहुत बड़ी बात है, मतलब इतनी कोई छोटी इवेंट अपने लगे, यहाँ ओलंपिक में सिल्वर बहुत बड़ा नाम होता है आपका। पर इसका उद्देश्य फिक्स था कि मुझे ओलंपिक गोल्ड जीतना है। 2016 रियो डी जेनेरियो, नाम बहुत बड़ा है, क्रैश डिरिमिर की मूर्ति आपने देखी होगी कभी, ब्राजील, फुटबॉल का हेवन है वो ना, फुटबॉल का स्वर्ग यदि धरती पे कहीं है तो कहाँ है? ब्राजील में। वैसे ब्राजील हिंदुस्तानियों को जो है वो सिर्फ एक ही जगह आता है। वेंगा बॉयज एक एल्बम आया था बहुत पहले, आज से कई साल पहले, उसका एक गाना है ब्राजील, सुना होगा कभी? ब्राजील करके फिर ऐसा कुछ वाइब्रेशन जनरेट होती हैं, वो वैसा ही ब्राजील है जी। तो 2016 में रियो डी जेनेरियो में इसने फाइनली जो है वो ओलंपिक गोल्ड जीता है। किसी व्यक्ति को, जब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इतनी वैकेंसीज तक इंतजार करना पड़ेगा, हमें इसकी लाइफ से सिर्फ इतना सीखना है कि जिंदगी में आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या प्राप्त करना है और आपको उसके लिए मेहनत करनी है, बस दैट्स ऑल, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आप जो है काफ़ी चीज़ें आप पूछ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। बस लास्ट में एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। पर्ची बस लास्ट दे दो, कोई मत लिखना भाई पर्ची, है ना। बाकी पर्ची आप मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरा नंबर लेके, अपन आपस में बात करेंगे। वो मैं सैनिक स्कूल का हूँ, तो कैसे मैंने जो है वो वहाँ से आने के बाद में डिसिप्लिन को कैसे परस्यू किया, जैसा देश वैसा बेस। आप जहाँ जैसे हो उसी प्रकार से आपको एक्ट करना चाहिए। आप क्या थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट की लाइन सुन लो फिर बजा देना ताली। ताली बजानी है आपको फटाफट। हाँ नहीं बजा दो, बजा दो। अच्छा तब लगेगा जब आपके लिए तालियां बजेंगी। आप जिस दिन इधर की तरफ आ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ये मानता हूँ कि हर तैयारी करने वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन होना चाहिए, अगर वो अच्छी मेहनत करता है तो, अच्छी मेहनत करती है तो। लास्ट ये सुन लीजिए बस कि आप आज के बाद एटलीस्ट
चिपकता नहीं है इस पे? चिपक गया, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखिएगा बस कि क्या टाइम आएगा और क्या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहाँ पहुँचेंगे और कहाँ नहीं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप RAS बनेंगे नहीं बनेंगे। आप RAS में प्रॉपर RAS बनेंगे, RPS बनेंगे, RTS बनेंगे, आप किस सेवा में जाएंगे ये आपको आज नहीं पता। पर आप जहाँ भी जाएंगे आप ये ध्यान रखना कि ज़िंदगी में सफल व्यक्ति वो है जो अपने उन दिनों को याद रखता है जब उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर आप आज के अपने दिनों को याद रखेंगे तो आप RAS बन के या RAS नहीं बन के भी सफल रहेंगे। आप जिस भी मुकाम पे जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, आप हमेशा अच्छा कर पाएंगे। पर पूर्व में भी ऐसा हुआ है और कालांतर में भी होगा कि जब आप कुछ बन जाते हैं, आपके पास जब कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो आप सब कुछ आपका बदल जाता है। पावर करप्ट ए मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट ए मैन एब्सोल्यूटली। सुना होगा आपने कभी, है ना, कि सत्ता जो है ना, शक्ति, वो इंसान को करप्ट करती है और जब उसके पास सत्ता आ जाती है तो फिर तो मुकाबला ही नहीं है कुछ। तो आप अपने इन दिनों को याद रखिएगा, ये दिन कभी नहीं बदलने चाहिए। आपके साथ जो लोग आज हैं उनको आप तब भी रखना, इसलिए नहीं कि कुछ लोग आपसे होशियार भी होंगे, आज अच्छे मार्क्स भी आते होंगे, फिर भी हो सकता है उनका चयन नहीं हो, आपका हो जाए। तो कभी आपसे मिले तो उन्हें ये मत महसूस करवाना आप कि आप RAS बन गए और वो नहीं बन पाए हैं, क्योंकि कल को ये संभव है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं और आप जैसे हमारे जैसे RASों को फिर मोटिवेशनल स्पीकर की क्लास में बुला लें, ये भी संभव है ना। तो इसलिए कभी भी इंसान को अपने दिन नहीं बोलने चाहिए, अपनी व्यवस्थाएं याद रखनी चाहिए। यही हमारी संस्कृति है ना। जैसे पढ़ते हैं ना कि भाई इंग्लिश जो है वो अंग्रेजी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, पर संस्कृत क्या है? संस्कृति है हमारी, उसको हम कभी नहीं भूलते। उसमें जो लिखा हुआ है वो हमें हमारे संस्कारों से प्राप्त होता है। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, आप सबको प्राप्त हो जिसकी आप चाहत रखते हैं। धन्यवाद।